तुम किधर गायब हो गए? कहाँ कर रहे हो अभी? क्या है क्लाइंट कौन सा है अभी? कौन? अबे तो सुबह उठे कहीं तो जाता होगा। अच्छा, HBL क्या कर रहे हो? ऑडिट है या फंड्स है? AML पे फंड्स किए? कितना अर्सा हो गया फंड्स किए? शुक्रिया। बस ये ऐसे करें 10 से 15 और बना दे। 15 और। चलो अच्छी बात है। बेटा आपने कौन सा पेपर दिया? AA जी। ऑनलाइन में रिप्लाई करेंगे। आवाज आ रही है प्रॉपर? स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। माजरत लेट हो गए थे। AA सही। बेटा आपने उसके बाद प्रोफेशनल का फर्स्ट एग्जाम है? दो पेपर दिए। गुड। तुमने भी लास्ट कब दिया था पेपर? प्रोफेशनल का फर्स्ट एग्जाम है। आप थे लास्ट क्लास में, फिर स्किप किया आपने। SBR दिया? ठीक। दिल भाई SBR AFM पक्का? SBL कैसा हो पेपर? फर्स्ट एग्जाम था? अच्छा ठीक है ठीक है। ये लास्ट एग्जाम है। SBR हो गया ट्रिपल है। AFM लास्ट एग्जाम है। जी बेटा। SBR नहीं दिया ना? होल्ड कर दिया था। AFM इसलिए कि ऑन कैंपस क्लास है। SBR इसलिए नहीं कि रिकॉर्डिंग है। समझिए। लेकिन अब पढ़ लेना है पूरा, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर रमजान का है। F5 फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम है। AA और FM दिया। अच्छा, फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम FM है। पूछने की जरूरत नहीं भाई, सबका फर्स्ट होगा। सब FM FM मुझसे पढ़ा था ना। SBR कैसा हुआ? जी 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 आप ATX और SBR कैसे पेपर बेटा? अभी ATX है। अच्छा तो AFM अभी आप AFM दे रहे हैं। AFM के बाद ऑप्शन कौन से लेंगे? अच्छा ऑप्शन तो हो जाएंगे ना। ट्रिपल ए दे दिए नहीं सॉरी ATX। AFM और ATX का कॉम्बिनेशन तो खास वजह ATX। हाँ ट्रिपल ए का तो और APM का तो। चले ठीक है। चले जी अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। देखिए अच्छा मुझे एक बात बता दीजिएगा, ऑनलाइन में भी स्टूडेंट्स है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका प्रोफेशनल एग्जाम का फर्स्ट एग्जाम है AFM? मुझे रिप्लाई करेंगे भाई ऑनलाइन में। अबे तो बहुत डार्क हो जाएगा ये, इसको क्या हुआ? अच्छा एक ही है। ठीक है यार स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज अबाउट द AFM। AFM क्या है सारी चीजें, और हम कोशिश करेंगे कि हम आज जो है ना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से चीजें जो है ना वो स्टार्ट करें। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। वरना क्या है, किस तरह से वर्किंग करनी है ओवरऑल।
फर्स्ट एग्जाम, ठीक है। नजर ही नहीं आ रहा कुछ, तो जो स्क्रीन लाइट होगी ना उसमें प्रॉब्लम होगा तुम लोग, आ रहा है ना? अल्लाह का नाम, वो बेचारा एडजस्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, मैं कुछ बात बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात आप अपना माइंडसेट कर लें कि एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एग्जाम का यहाँ पे हम अभी आज बात करेंगे वो दो एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। नंबर वन, द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है हम ओवरऑल बात करेंगे व्हाट इज अबाउट द एएफएम, व्हाट इज द पेपर स्ट्रक्चर एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। और उसमें हम ये भी बात करेंगे कि जब आप प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स के अंदर होते हैं तो आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, नॉट ओनली द नॉलेज बट ऑल्सो अबाउट द एग्जाम टेक्निक। जो लोग अभी पेपर प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स के पेपर देखे हैं उनको अच्छी तरीके से अंदाजा है कि जब वो पेपर में बैठते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि दो चीजें वाकई इंपॉर्टेंट है। एक तो नॉलेज तो है इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ एग्जाम टेक्निक, क्योंकि अगर आप एग्जाम टेक्निक पे काम नहीं करेंगे तो एक्चुअली आप एग्जामिनर एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेंगे। और सबसे पहला जो एक इशू फेस करेंगे ना, वैसे दो तीन इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला कि वो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, जिसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है ना, उसकी सबसे बड़ा रीजन है। तो बहुत सारी मल्टीपल बातें होती हैं जिसके अंदर हम वर्किंग करते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो है ना वो नॉलेज होती है और साथ साथ प्रैक्टिस होता है। अच्छा, मेरा मानना ये है और किसी हद तक ये बात सही है कि प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स के भी दो डिफरेंट डायनेमिक्स हैं। एसबीआर एसबीएल के डायनेमिक्स अलग है और ऑप्शनल एग्जाम्स के डायनेमिक्स डिफरेंट है, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शनल एग्जाम्स के जो डायनेमिक्स का सबसे कोर पॉइंट है ना वो ये कि आपको ऑलमोस्ट बिगिनिंग से जो है ना वो एग्जाम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है ना। एसबीआर एसबीएल में तो आपको बिल्डिंग को असेंबल करने पे थोड़ा टाइम भी लग जाता है, फिर आप कहते हैं कि एग्जाम क्वेश्चंस, ठीक है ना। यहां तो आप कोई भी ऑप्शनल एग्जाम हो उसमें आपको साइमल्टेनियस जो है ना एग्जाम प्रैक्टिस का क्वेश्चन सामने करना है, मतलब वो आपको विद इन 2-3 क्लासेस में नजर आ जाएगा कि यार ये तो सामने एग्जाम क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो भी लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन सिंस द बिगिनिंग कराने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप इस बात पे वेल अवेयर्ड रहें कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, इंस्टेड कि आप का जो दिसंबर 23 का रिजल्ट आ जाए और फिर आप सोचें कि एग्जामिनर एक्सपेक्टेशंस क्या है। हम तो नहीं सोच रहे ऐसे। और दूसरी बात ये कि हम ये सोचे कि आखिरी के 10-15 दिन में देख लेंगे एग्जामिनर एक्सपेक्टेशंस क्या है, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे भी क्लास का मोमेंटम बनाने के लिए होता है कि आप मुझे ये, मैंने जो आप लोगों से सबसे पूछा यहाँ पे ऑन कैंपस हो ऑनलाइन है जितने भी लोग हैं, जो मैंने पूछा आपसे कि ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट प्रोफेशनल लेवल एग्जाम को में अपेयर होंगे स्पर्धा में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ऑल तो आप एसबीआर देके आए या फिर आप ऑप्शन एग्जाम में, सिर्फ ये बात है कि आपको ऑप्शन एग्जाम का एक डिफरेंट फीलर और डिफरेंट फ्लेवर यहाँ पे मिलेगा, तो वो आपको देखना है उसको हैंडल कैसे करना है। लेकिन आप ये बात जरूर रियलाइज करें, नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स। जब तक आप ये फीलर लेके नहीं आएंगे ना अपने अंदर एक इमोशन, एक जज्बा लेके नहीं आएंगे कि यार अब हम प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स के हैं तो
उस वक्त तक जो है वो एक मोमेंटम एस्टैब्लिश होता है, यानी कि अपने ब्रेन को रेडी करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप चौड़ा हो जाए ना, बाहर अगर बोले मतलब सब कुछ हट जा भाई यहाँ से, तो घर पर भी जाके भाई प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिक लेवल सारी चीजें, मतलब मैं आपको बता दूं इसका मतलब ये कि देखिए दो में से एक एस्पेक्ट पे आपको सोचना पड़ेगा। योर ब्रेन शुड वर्क इन अ मैनर, एक सबसे पहली बात ये, ब्रेन शुड वर्क इन अ मैनर कि आप बोर्ड रूम का पार्ट है। पहले तो ये रियलाइज करें, प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स के अंदर आप बोर्ड रूम का पार्ट है। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोर्ड रूम के पार्ट में टेक्निकल मैनेजमेंट नहीं जाती, ऑपरेशनल मैनेजमेंट नहीं जाती, टॉप मैनेजमेंट होती है। ठीक है ना, आप बोर्ड रूम का पार्ट है। अब उस बोर्ड रूम के अंदर दो तरीके से पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। एक, या तो बोर्ड रूम में एक बंदा ऐसा हो जो कि सामने आपके ना खड़ा हो, आप ऐसा रोल प्ले कर रहे हो और आप जो है कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी कि लीड कर रहे हो बोर्ड को। बोर्ड के अंदर जो है वो डिफरेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो और आपकी बारी है ये रोकनी पड़ेगी क्लास। अबे खुद ही लेट हूँ, मतलब शुरू में इतना ब्रेक हो गया, थोड़ी देर थोड़ा अगर मैनेज हो रहा है तो मैनेज कर ले, फिर ब्रेक। ठीक है, ये इशू है उसको। ठीक है, फिर मैं ब्रेक्स में बुला दूँ। So once again कंटिन्यू करते हैं। So the point is that कि या तो बोर्ड मेंबर के अंदर आप वो हैं जो कि प्रेजेंट कर रहे होंगे, आप लीड कर रहे होंगे। 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बैठे हुए हैं, आप वो एग्जीक्यूटिव है कि आपकी प्रेजेंटेशन है। आप कौन है, सीएफओ हैं फॉर एग्जांपल, आप कौन है कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस डायरेक्टर है, आज आपके पास है कि आपको जो है ना प्रेजेंट करना। ठीक है, या तो आप ये होंगे, या फिर दूसरे ही होंगे कि अगर आप बोर्ड मेंबर के पार्टिसिपेंट है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, यानी कि प्रेजेंटेशन हो गई, उसके बाद हाँ भाई अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू के, क्योंकि आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना वो ड्रिल डाउन होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो भाई देखिए मेरा मानना ये कि अगर एसीसीए का कोई प्रोफेशनल मॉड्यूल के अंदर स्टूडेंट एंटर हो तो वो हर एस्पेक्ट से उसका ब्रेन जो है ना वो वर्क करना चाहिए कि हम प्रोफेशनल लेवल एग्जाम के अंदर, क्योंकि फिर ये चीज रिफ्लेक्ट करती है आपकी ड्राफ्टिंग और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो मुझसे लोग अक्सर इख्तलाफ कर रहे होते हैं, लेकिन मैं तो वैसे रीड आदमी हूँ, तो मैं कहता है तो प्रोफेशनल लेवल का पेपर लेके आया स्लीपर पहन के आगे, बेवकूफ इंसान फीलर कहाँ से आएगा, अपने आप को देखेगा तो घर से निकलते हुए कहाँ जा रहा हूँ। तो टेक्निकल लेवल में भी कंपनीज में लोग ऐसे नहीं जाते, मतलब अपने होलिये को भी देखें तो ब्रेन जब भी काम करेगा ना, तो शीशे में अपने आप को देखेंगे तो लगे भी तो सही कि प्रोफेशनल लेवल का बंदा है। तो बाहर वाला तो बाद में बोलेगा, पहले खुद तो फीलर है। तो कहने का मतलब ये पहले तो फील करें यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स, फिर आगे की बात। सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये वाला पॉइंट कि आप फील करें प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स के अंदर। स्किल मॉड्यूल के अंदर जो भी आप वर्किंग करते थे बेटा, वो आप बोर्ड लेवल के अंदर पार्टिसिपेंट नहीं होते, आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप स्किल फंडामेंटल मॉड्यूल में होते थे, उस मॉड्यूल के अंदर होते थे, तो उसके अंदर आपका रोल आता था जो आपके पास ऑपरेशनल लेवल पे अकाउंटिंग पढ़ाई जाती थी आपको। ठीक है ना, डाटा एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही है वहां पे। ठीक है, थोड़ा ह्यूमन ब्रेन होता है वहां पे, लेकिन अब आपकी लेयर जो है ना वो अपर है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो, और हम भी नहीं थे कि जो जिस वक्त हमें इससे क्वालिफिकेशन, कोई भी नहीं होता, चार्ट अकाउंटेंसी में भी नहीं होता, कोई आईकैप में भी कोई नहीं होता, आईसीडब्ल्यू में भी कोई नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता कि जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है और फाइनल लेवल के अंदर तो वो बोर्ड लेवल का पार्ट हो, ऐसा कोई नहीं होता। ऑडिट के लड़के भी, मतलब सी के लड़के भी फाइनल पढ़ होते हैं, वो ऑडिट के अंदर मैक्सिमम सेमी सीनियर होता है, बहुत हो गए तो सीनियर होते हैं, लेकिन ऑडिट के अंदर वो सुपर नहीं है, मतलब वो कोई नहीं पार्टनर लेवल पे, सीनियर मैनेजर लेवल पे काम नहीं करता, क्वालिफाइड होने के बाद जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द एजुकेशन प्रोग्राम उनकी एक स्क्रीनिंग होती है कि देखो जब तुम बोर्ड लेवल पे जाओगे और जो तुम अभी काम कर रहे हो तो तुम्हारी अप्रोच, तुम्हारी सोच ऐसी होनी चाहिए। दैट इज द की पॉइंट। सो पहले तो भाई सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे माइंडसेट करना पड़ेगा, 3 चीजों में ब्रेक डाउन कर दें। पहले हम क्या करें कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका थीम अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, थीम जो है ना वो रिजेंबल करेगा एफएम से, क्योंकि सब्जेक्ट तो एफएम है ना, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक बेसिक एक एडवांस, लेकिन थीम तो एक ही होगा, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उधर बेसिक पढ़ा या एडवांस पढ़ोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल वहां इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ा है, यहाँ एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होगा, वहां बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ा है, यहाँ पर एडवांस बिजनेस वैल्यूएशन होगा।
ठीक है, यानी कि एक्विजिशन मर्जर, वो सारी बातें हो जाएंगी। अच्छा, इस सेमेस्टर के अंदर जो है हमारे पास एक डेवलपमेंट भी नजर आ गई हमें कि पीटीसीएल ने एक्वायर कर दिया उस एतिसलात बेसिकली है, वो तो सऊदीन कंपनी है, पीटीसीएल जो भी है, उसने टेलीनॉर को एक्वायर कर लिया। उसके ऊपर बातें भी कर लेंगे एक्विजिशन मर्जर में भी और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी। तो एक्विजिशन मर्जर पढ़ेंगे, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, मतलब एडवांस बिजनेस वैल्यूएशन, वहां रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा था, फॉरेक्स इंटरेस्ट यहाँ एडवांस पढ़ोगे। ठीक है ना, सिलेबस इतना कोई लेंदी नहीं है लेकिन टेक्निकल है और एग्जाम कंटेंट पे कवर करना बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं पहले बता रहा हूँ एएफएम का सिलेबस कोई इतना लेंदी नहीं है, एसबीआर की तरह नहीं है, खत्म ही नहीं हो रहा। खत्म कब होगा? ये मतलब उसकी रेंज कहाँ खत्म हो गई, खत्म ही नहीं होता। हाँ, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा ना, कितना है ये, मतलब मैं आपको आपके टिप्स में होंगे इसकी कितनी चीजें, ये चेकलिस्ट भी बना लोगे आराम से टोटल। असल बात है पेपर को हैंडल कैसे करना है, ठीक है ना। सिलेबस कंटेंट लिमिटेड है, हाउ टू हैंडल द पेपर, एक बात। सो पहला काम हम क्या करेंगे कि देखिए जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े ना, सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे, अप्रोच डेवलप करते हैं, चाहे एफएम हो एएफएम हो, पहली बात। दूसरी बात देखेंगे इसके सिलेबस कंटेंट में क्या चीज है। थर्ड पॉइंट देखेंगे एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है ना। उसके बाद जितना टाइम मिलेगा हम एग्जाम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखिए एक सवाल नॉर्मली स्टूडेंट्स को होता है, ऑनलाइन वगैरह भी कंडक्ट करते हैं तो मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे एडमिन टीम होती है, हमें बता रही होती है और आप यहाँ पर डायरेक्टली हम उनसे बात कर रहे होते हैं कि देखिए दुनिया में कहीं पर भी कोई भी इंस्ट्रक्टर होगा ना, मैं नहीं कोई भी पढ़ा रहा होगा, उसे ये बात पता है वो किसको पढ़ा रहा है, मतलब जनरेशन जी को पढ़ा रहा है, ठीक है। जिसका बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन होगा, सर ये बताएं कि मिसाल के तौर पे पहला सवाल मैंने तो 2021 में जो है वो एफएम पढ़ा था, अब हम कैसे पढ़े? तो मैं हमको जवाब देते हैं, बेटा जिसने 2021 में पढ़ा था परेशान ना हो, जिसने 2023 में भी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था तेरे जैसा ही है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के कॉमन क्वेश्चन है। सर वो बेसिक तो रिवाइज होगा ना, हाँ वो तो गुलाम है, मतलब कराएंगे आपको, मतलब ये तो फजूल किस्म का सवाल है कि सर तो जितने भी आपके टॉपिक होंगे ना उसमें कोई ब्रशिंग होगी पहले, ठीक है ना। पहले बेसिक, मतलब फॉर एग्जांपल एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कुछ चीजें बेसिक चीजें, क्योंकि पता चला एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भाषण दे रहे हैं, यहाँ पर टैक्स सेविंग फ्रॉम कैपिटल अलाउंस ही भूल गए, तो फिर मोमेंटम क्या बनेगा वो तो सोच लेना, बहुत मुश्किल है एफएम यार, बॉटम लाइन खत्म हो गया, ठीक है। तो हमें पता है पहले ब्रशिंग और उसके बीच बीच में, अब ऐसा भी नहीं वो बोरिंग हो जाए, बीच बीच में एएफएम की चीजें और इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि तो 3 लेयर्स पे काम करेंगे। नंबर 1, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि पहले एक थीम पे बात करते हैं, व्हाट इज अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट या हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नंबर 1। नंबर 2, सिलेबस इनसाइड। नंबर 3, एग्जामिनर एक्सपेक्टेशंस क्या है, और फिर जो है वो एग्जाम क्वेश्चंस, सॉरी बेसिक क्वेश्चंस पे कुछ बात करते हैं। अच्छा, जितना क्विकली व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाए वो अच्छा है। कुछ चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो प्रोटोकॉल्स होंगे सारी चीजें, वो ये कि एक जी ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसमें क्लास में जितनी भी चीजें होंगी, एक्सेल फाइल वगैरह जो भी चीजें वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। वैसे तो तकरीबन 1.5-2 साल हो गए मैंने कुछ लिख के पढ़ाया नहीं है, लिखे मतलब का मतलब ये है कि हाथ से लिखे, वो सारी चीजें जितनी भी है वो एक्सेल फाइल के अंदर, ये सब अवेयर है लोग इसके बाद। वो एक्सेल फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक की एक्सेल फाइल बनती रहेंगी और वो ऑटोमेटिकली रूटीन बेसिस पे अपलोड होती रहेंगी, वो क्लास वर्क वहीं पर होगा आपके पास। आप ये जरूरी, ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास हो और सिस्टम ना हो, आई मीन सिस्टम ऑन होना चाहिए, या तो आपका पर्सनल लैपटॉप या फिर सिस्टम, मतलब उस सिस्टम पे क्लास है सारी चीज। सीबी फॉर्मेट का सबको अवेयर होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। अच्छा, एक मैं पहले ही प्रोटोकॉल सेट करवा देता हूं आपको। देखिए ये मत करिएगा कि आप कहें कि पहले मेरा दिमाग चलता है मैनुअल, फिर मैं इसको कंप्यूटर में ना क्या करूंगा, माइग्रेट करूंगा। बेटा ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी का कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा जिसमें 2-3 साल का टाइम है, माइग्रेशन होगी सिस्टम की, ठीक है ना। मुश्किल से 10 हफ्ते का प्रोजेक्ट है जिसमें तुम लोगों ने टोटल इफेक्टिवली 6 या 7 हफ्ते पढ़ने हैं। उसमें भी अगर तुम ये बोलोगे पहले मैं मैनुअल
उसके जब मुझे समझ में आ जाएगा उसके बाद कंप्यूटर पे करूंगा। हाँ, फिर उसके मतलब इतना लंबा तो मार्च 24 तो नहीं होगा, फिर वो रमजान आ जाएंगे, वो जून 24। और घर पे जाके ना आज बता देना मुझे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट देना, ताकि वो खुद ही तुम्हें ताने दे दे के ना मजबूर कर दें। हाँ भाई पेपर दे रहे हो ना, तो खास तौर पे छोटे बहन भाइयों को बता देना मार्च 24 में मुझे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर दे रहे, ताकि पीछे हटने का कोई चांस ही खत्म हो जाए। तो ये बात जरूरी है, तो मैनुअल काम भूल जाए। अच्छा, इस बात पे मेरे लोग बड़े परेशान करते हैं, सर ये आप क्या बात कर रहे हैं मैनुअल कर रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई मेरी एज 44 है, ठीक है ना, और आपकी एज मेरे ख्याल से 24 भी नहीं होगी। अच्छा सॉरी, मैं मजीद आपसे बात नहीं कर रहा, मतलब और मैं तो पता नहीं कौन सी वाली जनरेशन हूँ, आप जनरेशन जी हैं। तो जनरेशन जी में मुझे एक बात बता दो, पता नहीं मुझे नहीं लगता तुम लोगों ने आज तक जिंदगी में कभी रिक्शा जो है वो आवाज दे के बुलाया हो। अच्छा कुछ लोगों ने बुलाया है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता हूँ मेरे साथ क्यों। चलो चलो मेरे वाले मिल गए। सो अच्छा चलो, इसका मतलब है कि हाँ वो बचपन में दादी अम्मी अब्बा वगैरह ने कोई रिक्शा आवाज देके बुलाया, ठीक है। अब कोई ये बंदा बोले नहीं यार मुझे रिक्शा बुलाना है, पहले मुझे फीलर चाहिए, और उसने जो है वो ऐप पे मंगवाया, कहते यार मजा नहीं आया जब तक मैं उसको जाके गली कोने से आवाज नहीं दूं ना। हाँ भाई आप इनके फजूल लगा था ना सर, मैं रिक्शा आवाज देके बुला रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर जहां आपने मैनुअल स्टार्ट किया ना, तो आप समझ लें कि अब रिक्शा जो है ना आवाज देके बुला रहे हैं, और आप जनरेशन जी हैं, अपने अंदर से जो आवाज है कि क्या कर रहा हूं मैं यार। तो जनरेशन जी को उसकी औकात के मुताबिक ऐसे ही पढ़ाया जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को यूज करें, टाइम बच जाए हमें बता देगा, अम्मा अब्बा की खिदमत करें बैठ के, सीधी सी बात है यार। पूरा टाइम बच गया है, और जो टाइम बच जाए मुझे बता देगा, मैं थ्योरी का बहुत सारा काम दूंगा। अच्छा एक और सवाल, सर थ्योरी कितना परसेंट है। 70% थ्योरी आएगी पेपर में। बाहर जाने जिसको जाना भी चला है, अगर कोई सोच के आया कैलकुलेशन बहुत है तो अभी से बता 70% थ्योरी आएगी, ठीक है। तो फिल्टर अभी लगा दो, ठीक है। बहुत सारे अबे छोड़ यार, चल बाहर चलते हैं यार, 70% थ्योरी है इसके अंदर, अब क्या फायदा है यार, बेकार है पेपर सारे। ठीक है, मैं 70% इसलिए कह रहा हूँ, ऑन एवरेज 55 to 60% होती है। तो ऑलवेज प्लान फॉर द वर्स्ट। कैलकुलेशन के फैक्टर्स तो हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, कैलकुलेशन के बगैर काम नहीं हो सकता। तो थ्योरेटिकल पेस कैलकुलेशन पेपर है ये सवालों के जवाब में इससे पहले मुझे पता है ना क्या, मैं 2006 से पढ़ा ना, मैं पता है किस किस्म के इंसानों में तब्दीलियां कैसी हो रही हैं, और उनके किस किस्म के सवाल हैं जो कि जहन में आते हैं। तो मैं पहले ही जवाब दे दूंगा आपको। सो द पॉइंट इज दैट कि हाँ तकरीबन 60% तक 60-62% जो है वो थ्योरी आता है। ये अभी प्रूफ भी हो जाएगा आप एग्जामिनर रिक्वायरमेंट पे ना। तो होता ये कि मिसाल के तौर पे आज अगर 17 तारीख है 17 दिसंबर 2023, आपका मार्च में एग्जाम है, मार्च की डेट बताना कौन सा एग्जाम है, फ्राइडे को पेपर होगा, 8 मार्च को पेपर है। अब मिसाल के तौर पे टोटल अगर मिला दे तो कोई 10 हफ्ते हैं, 10 हफ्ते नहीं 12 हफ्ते हैं, ठीक है। 12 हफ्ते में से 2 हफ्ते तो आप कहते हैं बस हम ही है और तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। वो जो असल आपकी पढ़ाई के होते हैं या रिविजन के होते हैं सो कॉल्ड, 10 से 12 हफ्ते आपके पास है। आप कहते हैं मैं 100 घंटे पढ़ूंगा। अब 100 घंटे आपने पढ़ने, मिसाल के तौर पर वैसे पढ़ेंगे तो आप 300-350 घंटे, ऐसे ही होता है इफेक्टिवली, हर कोई इतना पढ़ा, मतलब बिल्कुल ही वर्स्ट सिचुएशन में भी ना 250-300 घंटे तो स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है ना। सो द पॉइंट इज दैट आप कहते हैं लेट सपोज 100 आवर्स आप पढ़ते हैं, आपने 70 आवर्स कैलकुलेशन में लगा दी, 30 आवर्स थ्योरी में मुश्किल से, वो भी सिर्फ रीडिंग करें। आप पेपर में जाएंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी 70% कैलकुलेशन, आप बाउंस बैक हो जाएंगे, क्योंकि आप यूज टू ही है हाउ टू हैंडल द 60% थ्योरी। जब भी तो कह रहा हूं एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को रीड नहीं करोगे आप पेपर पास नहीं कर सकते, सिर्फ नॉलेज पिक करने से नहीं हो सकता। दूसरा एक और पॉइंट बता देता हूं, पॉइंट ये होता है कि आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कुछ ना करते हुए भी ना करते हैं, कम से कम क्लास में थोड़ा हमने बता दिया वो कर दिया, थ्योरी हमने बता दी समझ में आ गई आपको, ठीक है। लेकिन ड्राफ्ट यहां पे हाथ पकड़ के नहीं करवा सकते, ड्राफ्ट का तरीकेकार बता सकते हैं, ठीक है। एक दो ड्राफ्टिंग करा सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, ये एक अलग बात है, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं मैं थ्योरी के ऊपर, लेकिन अल्टीमेट प्रैक्टिस तो आपने करनी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त जो एसीसीए के फाइनल एग्जाम्स के डायनेमिक्स हैं, वैसे तो स्किल में भी हैं, तो स्किल छोड़ दिया मैंने पढ़ाना, हाँ प्रोफेशनल के जो डायनेमिक्स है वो डायनेमिक्स ये है कि स्टूडेंट का जो सेल्फ अटेम्प्ट है ना वो सबसे ज्यादा की है, और वो सिर्फ आखिरी के 15 दिन करता है वो। शेख साहब ऐसा ही है, तो हम बोलते हैं, बोल बोल के थक जाते हैं। जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना स्टूडेंट का सब्जेक्ट में इन्वॉल्वमेंट है, और जिसमें असाइनमेंट्स और मॉक जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आखिरी दिन का मॉक मैं समझता हूं बहुत फायदा है, लेकिन आखिरी दिनों से मॉक से बेहतर है कि आप स्मूथली शुरू से जो है ना कुछ काम करें, और सिर्फ असाइनमेंट से कुछ नहीं होता है, असाइनमेंट्स होने चाहिए एग्जाम कंडीशंस में, फिर होगा ये। फिर हम आपको बताएंगे कैसे होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये कुछ प्रोटोकॉल से जो मैंने आपको पहले बता दिए, बाकी बातें मैं करता रहूंगा अभी यहाँ पर, अब सुनते रहे। ऑनलाइन में एक मतलब रिप्लाई कर देंगे, सबको आवाज आ रही होगी मेरी। लेकिन मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, जैसे ये एएफएम है, तो आपके माइंडसेट क्या होना चाहिए, कुछ ये इस तरह से माइंडसेट होना चाहिए ना। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल मैनेजर, मतलब हु वी आर एज अ सब्जेक्ट, जो एक्सपर्ट यहाँ पर आप लोग अगर कुछ बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, दैट इज समथिंग अबाउट फाइनेंस मैनेजर। और वो सीनियर फाइनेंस मैनेजर हो, सीएफओ हो, डायरेक्टर्स हो, फाइनेंस डायरेक्टर हो, कुछ भी है, लेकिन अल्टीमेट आपका जो रोल होगा वो हाउ टू हैंडल द फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस। अच्छा, उसके अंदर जो किताबों में सबसे पहली बात फोकस करेंगे बोर्ड पे, किताबों में सबसे पहली बात बताई जाती है वो होती है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। मतलब कोई आपसे बोले कि अकाउंटेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग का, तो आप कहेंगे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव तो ये रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, ट्रांजैक्शंस। लेकिन फाइनेंस मैनेजर का क्या है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ जो सेठ हैं, जो ओनर्स हैं, उनके वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर तीन ही चीजें होती हैं, तीन से ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मैं आपसे बोलूं कि आपने कहा कि मिसाल के तौर पे आप एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर है, आप कहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मुझे काम करना है, मुझे कारोबार करना है, तो आप कहेंगे सबसे पहला काम क्या करूं, इन्वेस्टमेंट ढूंढूं, दूसरा क्या काम फाइनेंस ढूंढूं, तीसरा क्या काम रिटर्न निकालूं उसमें, बस, और तो कुछ नहीं। तो अगर हम कंपनी के फाइनेंस मैनेजर है तो हमारा रोल टू द ओनर्स ये है, ओनर्स का पैसा उनके लिए इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई करना। पीटीसीएल बेवकूफ तो नहीं है ना, उसने टेलीनॉर आइडेंटिफाई की ना, ठीक है, टेलीनॉर ने जो है 1 साल पहले अपना इंटरेस्ट हो गया था कि वांटेड टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, मतलब ऐसी मार्केट में एक र्यूमर आई थी, ठीक है ना, तो पीटीसीएल ने कहा इसकी अपॉर्चुनिटी, सब छोड़े यार, क्या कबाब चीज फ्राइड चिकन, एवरीबॉडी नोज दैट ना, आउटलेट्स खोल रहे हैं ना बहुत सारे, आप अपॉर्चुनिटीज देखें, आप बेहतरीन, मैं तो कहता हूं बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब एक रोड पे एम्बुलेंस जा रही होती है ना, उसमें दो किस्म के लोग होते हैं, एक मेजोरिटी भी होती है जो डर के साइड पे जगह देती है, और होना भी चाहिए, लेकिन एक वो मेजोरिटी होती है जो एम्बुलेंस के पीछे लगी हुई होती है, एक वो पब्लिक भी होती है जो एम्बुलेंस के साथ नहीं है, आई मीन उनको कोई रिश्तेदार भी नहीं है, उनको नहीं पता एम्बुलेंस में कौन है, सारे बज रहा है एम्बुलेंस का, वो है अपॉर्चुनिटी। तो आप जगह जरूर दें, एम्बुलेंस आपके पीछे हो, लेकिन आप उसको जगह दे दें, लेकिन उसके बाद उसके पीछे लग जाए, तो सोचने का दावे है ना। हम क्या करते हैं, साइड पे करते हैं यार, नहीं मैं ये नहीं कह रहा ऐसा ना करो, साइड पे करो, बिल्कुल जगह दे, लेकिन एक वो बात है ना, उसको ट्रेस कर, आप जगह निकाल लो, आप जल्दी पहुंचे, ठीक है ना। एक तो मतलब ये हरकत हमने मलिरकंड के अंदर करी थी, एम्बुलेंस के साथ नहीं, आर्मी वालों के साथ, फुल प्रोटोकॉल जा रहा है, अब वो सारे वहां से गेट बंद होते हैं, क्यों, वहां से सिविलियन नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, के पीछे लग जाओ, उनके पीछे लगे, उन जगहों से अंदर से एक आदमी मतलब निकल गए, और समझे आर्मी वाले समझे प्रोटोकॉल का पार्ट है, एग्जिट, एक मरतबा पकड़ेगा हम,
ये कौन है यार? सर हमें ये बता, हम सब जा रहे थे, हमारे भाई हम भी जा रहे थे, हंसना शुरू हो गया, कह रहा यार चलो यार। तो खैर बार तो आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटीज। देखिए ना, कबाब चीज फ्राइड चिकन क्या है, मतलब आप सोचें कि बाइकॉट से इस्राएली प्रोटेस्टर शो कॉल जो भी कर रहे हैं हम, वैसे हम उससे ज्यादा जोर से आएंगे अगले 2-4 महीने बाद रमजानों में, ठीक है ना। तो KFC और मैकडोनल्ड्स में तो या KFC के अकॉर्डिंगली, और आप देखें कबाब चीज फ्राइड चिकन क्या कर रहे हैं, जगह जगह आउटलेट खोल। और मतलब मुझे मेरे घर वाले कल फोन पे बता रहे थे कि भाई बड़े अच्छे इसके रिव्यूज हैं, सारी चीजें, मतलब ओवरऑल तो ठीक है ना। ये अपॉर्चुनिटी तो है, और क्या है, आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा देखिए, मैं मानता हूं कि हम सब्जेक्ट जरूर पढ़ेंगे, लेकिन कारोबार का कोई एग्जैक्ट रूल होता नहीं है। आप किसी को यार कितनी गलत बात है यार, देखें बहुत सारे लोग बोले कितनी गलत बात है यार, KFC का वो है, तो आप कारोबार में इसको यूज क्यों ना करें? लोकल ब्रांड नहीं होने चाहिए क्या? मैं तो कहता हूँ वी मस्ट हैव टू प्राउड। मैं तो कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ट्रैवल किया सऊदी अरब, मैं तो कहता हूँ कि भाई कबाबजी फ्राइड चिकन या कोई भी ऐसा लोकल ब्रांड जो आप बनाए वो होने चाहिए अलबैक। आप सऊदी अरब ट्रैवल करें, अलबैक जो है वो सऊदी अरब का लोकल ब्रांड है, वो कुछ नहीं बेचता KFC वगैरह उसके सामने। मतलब अल्लाह माफ करे, वाजपेयी में 2015 में हज पे गया, यकीन करें जो ऐसा लग रहा होता है एक जगह पे शैतान को कंकरियां मारते हैं ना, उसके साइड पे वो है अलबैक बना हुआ है ना, ऐसा था ये हज का एक रुकन है, इतना रश होता है। मतलब ऐसा होता नहीं है जिसने जो है ना वो अलबैक नहीं खाया होता उतना थक जाता है वो बंदा, वो कहता है हाँ यार अलबैक जो है वो थोड़ा सा, और वो सारे रेंज देते भी नहीं, बड़ा लिमिटेड रेंज, क्योंकि इतना रश होता है वहां। तो आप इमेजिन करें, तो लोकल ब्रांड्स होने चाहिए। मैंने तो रिपोर्ट पढ़ी, वो जो आपका ब्रांड है मैं कभी इतना यूज नहीं है उसका, क्या है OPTP, उसने बड़ा अच्छा उसके CEO ने रिव्यूज वगैरह, मतलब सारा इंटरव्यू दिया उसने, पॉडकास्ट वगैरह, तो उसने बड़ा डिटेल बताया किस तरह से हमने ग्रो किया, सारा पॉइंट है। लोकल ब्रांड से प्रमोट करना चाहिए। पंजाब में चले आप, वहां पे एक ब्रांड है दैट इज गोरमे। अब तो पंजाब में लोग कहते हैं इसको कौन पूछता है, लेकिन वो इतना पेनिट्रेट हो चुका है और उनकी प्रोडक्ट रेंज इतनी पेनिट्रेट हो चुकी है। मैंने कैंटीन में देखा था उनका अनार फ्लेवर, मतलब ड्रिंक का, देखिए अच्छी बात है। सो खैर बहरहाल व्हाटएवर, ये तो बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन सबसे पहली बात आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होता, पैसे चाहिए होते हैं, या तो आपको अपने चाहिए होते हैं या लोगों के चाहिए होते हैं। सीधी सी बात है ना, अपने पैसों से कारोबार होता है, मना नहीं कर रहे, लेकिन लिस्टेड के अंदर तो लोगों के पैसों से काम करते हैं ना दोस्त। तो ठीक है जी, लोगों के पैसे से भी काम होगा, अपने पैसों से भी काम होगा, सारी चीजें। और अल्टीमेट क्या है? डिविडेंड्स। अल्टीमेट है डिविडेंड्स, रिटर्न्स देने हैं वापस। अच्छा, इन सबकी पॉलिसीज बननी चाहिए। इन्वेस्टमेंट है तो उसकी पॉलिसी, फाइनेंस है तो उसकी पॉलिसी, और डिविडेंड तो उसकी पॉलिसी, ये पॉलिसीज बननी चाहिए। ठीक है सर, डिविडेंड रिटर्न है, इंटरेस्ट नहीं लिखा आपने भाई, इंटरेस्ट की पॉलिसी नहीं बनती, इंटरेस्ट देना होता है। पॉलिसी तो जब बनेगी ना जिसमें हम डिटरमिन कर डिसीजन मेकिंग, यस नो, कब कितना। इंटरेस्ट में तो यस नो नहीं, यस कितना वो डिटरमिन्ड है, कब वो भी डिटरमिन्ड है, वो भी डिटरमिन्ड। शुक्रिया, सब डिटरमिन्ड है, ऐसे ही है ना। खैर बार सो भाई सबसे पहली बात, ये हम बोर्ड मेंबर का पार्ट है, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर हमारा रोल होना चाहिए, ये हमारा स्कोप है डिस्कशन। जितना भी करना, जितना एडवांस पढ़ा लूं, क्या एडवांस पढ़ा लूंगा, इन्वेस्टमेंट है तो एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, रहेगा तो इन्वेस्टमेंट ही ना। फाइनेंस है तो तुमने लोकल फाइनेंस पढ़ा है, मैं इंटरनेशनल फाइनेंस पढ़ा दूंगा, फाइनेंस की डायनेमिक्स और पढ़ा दूंगा मैं। डिविडेंड है तो ये बता दूंगा कि यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर यूनिलीवर्स काम कर रही है, तो यूनिलीवर्स को अगर अपने होम कंट्री में डिविडेंड देना है तो उसकी क्या पॉलिसी बनेगी, ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। मिसाल के तो हम तो सुन लेते हैं, मिसाल के तौर पर 5 अरब रुपए का फायदा हुआ है, किसको प्रॉफिट हुआ, यूनिलीवर्स को। अबे लेके कैसे जाएगा डॉलर कन्वर्ट करके, पी के आप थोड़ी लेके जाएंगे यूएसए, यहां से ट्रांसलेट करके जो लेके जाएंगे, यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, डॉलर कैसे बाहर जाएगा यहाँ से। अब उसकी क्या पॉलिसीज होती है, लीगल वे पे तरीकेकार क्या होता है, वो पढ़ेंगे आप। मतलब एडवांस जितना भी पढ़ लें, लेकिन स्कोप तो यही रहेगा ना।
सो नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस. ऑल धंधा इज अबाउट द बिजनेस. छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बिजनेस बिजनेस है. ठीक है ना, बिजनेस है और इसमें इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस है और डिविडेंड्स. ये तीन चीजें जो हमें पढ़ना है. फाइनेंस मैनेजर, हमारा रोल आपने पहले पढ़ा था फाइनेंस मैनेजर, अब क्या पढ़ेंगे? सीनियर फाइनेंस मैनेजर. ठीक है ना, तो ये है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो अब एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं. रोल है सीनियर फाइनेंस मैनेजर. हमें सीनियर फाइनेंस मैनेजर, दैट्स इंपॉर्टेंट. छोड़ दें भाषण. देखिए तीन चीजें. सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि देखिए मोटिवेशन ना लाइफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकली. तो आप अपने आप को एक प्रोजेक्ट समझें यहां पर कि प्रोजेक्ट है ना, ये क्या है? प्रोजेक्ट. एएफएम इज अ प्रोजेक्ट. तो उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? पहली बात तो ये कि कॉन्फिडेंस चाहिए आपको कि हाँ यार ये करना है काम. अब तो करना ही है, जाहिर सी बात है. अब वरना तो घर वालों को यही कहेंगे कि भाई फंडामेंटल तक हो गए, बस ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स डिग्री और बस अब तो पूरे करना है एसी से. खानदान में ही मशहूर हो गए एसी से कर रहे हैं भाई, मजाक तो नहीं. सीए कर रहे हैं, पीछे एसी भी लगा हुआ है वगैरह वगैरह. कुछ तरह से डबल सीए कर रहे हैं, हर तरीके से सीए कर रहे हैं हम. सो द पॉइंट इज दैट कॉन्फिडेंस डेयर होना चाहिए. डेयरिंग मैं खुद बना दूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी वो मैं बना दूंगा. मतलब वो परेशान ना हो, मतलब आप बस आप कहें डेयरिंग बनना है ना आपने, वो मैं बना दूं. तो बेटा पॉजिटिव माइंडसेट. बेटा एसीसी में बस हमेशा एक बात याद रखना, कभी किसी जो है ना जो क्वालिफाई नहीं हुआ हो ना, उस सीनियर से. जो क्वालिफाई हो जाए वो अच्छे होते हैं, जो क्वालिफाई नहीं होते ना उन सीनियर से नहीं मिलना. फजूल किस्म के लोग, वो सिर्फ नेगेटिविटी मिलाते. पास होगा तो कहते हैं तेरा भाई तेरी बहन ने 4 दिन में पढ़ा. अगला बंदा खुदकुशी कर ले, मतलब हम तो कर लेगा भाई 4 दिन में यार, हमने क्या पूरी जिंदगी जग मार. तो कैसे? मतलब वो पता नहीं कौन से नए फॉर्मूले ना. और फेल हो गए तो सबसे पहला यार ये टीचर से पढ़ा था मैं. तो भाई ये सारे अगर ऐसा कोई भी मिले ना, मतलब लाहौल वाला बहुत पढ़ा करें और आप भी किसी के सीनियर बनने की कोशिश ना करें. अवॉइड करें, नेगेटिविटी अवॉइड करें. नहीं हो सकता है ये अभी रिजल्ट आ रहा है पता नहीं क्या होगा, ये सबसे बड़े नेगेटिव थॉट है. यार जब पढ़ेंगे जब रिजल्ट आ जाए. तो इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं होगा ना, इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं होगा अगर आप ये सब सोचेंगे कि जब रिजल्ट आ जाएगा क्या होगा. सारी चीजें वर्ड्स टू वर्ड्स आपके रिजल्ट में क्या होगा, 50 आ जाएंगे. ये माइंडसेट होना चाहिए. वो पूछे ना कॉन्फिडेंस क्या है, ये क्या होगा, 50 आ जाएंगे. बस दिल दिल में बोलते आ गए इंशाल्लाह. जाहिर सी बात है, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा. क्या होगा यार, वर्ष 50 आ जाएंगे बस खत्म. अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे तो बस सही है, आगे चल. वरना तो भाई रिजल्ट के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी. हाँ ये बात है ना. आप अभी से प्लान बना लें, रिजल्ट आया सही होगा, कोई आए ना आए, खाली भी रूम होगा, सर बोलते रहूंगा ना किसी को, किसी दूसरी मखलूक को पढ़ा रहूंगा, पढ़ाते रहूंगा. इस रूम में कोई भी नहीं होगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा ना, सीधी सी बात. और वो रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी. जनरेशन जी है भाड़ में, जो ये बोलेंगे. ठीक है ना. माजरत के साथ ये डिसिप्लिन लिख रहा हूँ, टाइम पे तो नहीं आता मैं, लेकिन फिर भी कहता हूँ डिसिप्लिन आपके लिए. अच्छा, डिसिप्लिन का मतलब ये कि असाइनमेंट्स. डिसिप्लिन का मतलब है थ्योरी. हर वो चीज जो कि आपको बुरी लगती है, थ्योरी, असाइनमेंट, मॉक्स नहीं करेंगे नहीं हो सकता. प्रोफेशनल लेवल एग्जाम का जो ऑप्शनल एग्जाम्स हैं उसके अंदर सबसे अच्छा परसेंटेज इसका है एएफएम. लेकिन ये पिछले 3-4 सेमेस्टर से, उससे पहले का भी उठा के देख लेना, नीचे भी आया इसका रिजल्ट. अब ये टेंडेंसी जो है वो नीचे भी जाएगी और जा रही है बल्कि. तो उस नीचे ज्यादा में ना बने हम. दैट्स अ की पॉइंट. ठीक है. सो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सारी चीजें हम जरा सॉफ्टली इसको कंसिडर करेंगे कैसे करना है. अब स्टार्ट करते हैं बातें. देखिए हमारे जो एजेंडा है ना वो क्या है. पहली बात तो ये है कि हम फाइनेंस कैसे पढ़ें पहले ये देखते हैं. फिर सिलेबस इनसाइट्स क्या है, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, स्टडी अप्रोच क्या होगा हमारा, और एग्जाम टेक्निक्स कैसे हैंडल करना.
ये सब पढ़ना है आज, ठीक है ना। सबसे पहली बात, हमारा रोल, हम अब फील करेंगे हम कौन है, सीनियर फाइनेंस मैनेजर, और हम इनको असिस्ट कर रहे हैं। इनमें से किसी एक को भी जानते होंगे। मेरी फेवरेट पर्सनालिटी वैसे रिचर्ड ब्रैंसन है, वैसे एक ही नहीं है, यहाँ लगा नहीं सकता, वो जरदारी साहब है। वो मना किया है, मैंने लगाया था, हमारा सबको एतराज हो गया था, जी यार सर आप जरदारी साहब को मतलब क्या पॉलिटिक्स को लेके आ गए। वो मैं उनको अज्यूम करता इस पिक्चर में मेरे कायद हैं यहाँ पर, जरदारी साहब, मतलब उनसे बड़ा बिजनेसमैन तो कोई वही है, मतलब पाकिस्तान में उनसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं यार, खत्म हो गई बात। मतलब बैरियर टाउन भी उनके अंडर में आता है यार, हद हो गई यार, और क्या चाहिए यार, कभी बाद में बात करूंगा आपसे। सो द पॉइंट इज दैट इसमें जो भी है, बिल गेट्स है आपके, पता नहीं तस्वीर नजर आ रही है नहीं, इन मरहूम की तो नजर आ रही होगी, स्टीव जॉब है, मतलब ये एंटरप्रेन्योर है। अब कोई भी आपकी इंस्पिरेशन हो सकता है एंटरप्रेन्योर। अच्छा, आपको सोचना पड़ेगा वो एंटरप्रेन्योर। अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं होकर सोचेंगे ना, ये सब्जेक्ट आपकी जान को आ जाएगा। असल में होता मसला ये है, हमने चार्ट अकाउंटेंट्स की भी इंटरव्यूज करते हैं ना, उधर भी एक मसला आता है, उससे सवाल पूछे फाइनेंस के, वो जवाब देता है अकाउंटिंग के, तो उसका मतलब वो क्वालिफाइड भी हो गया, उसे पता ही नहीं अकाउंटिंग और फाइनेंस में डिफरेंस क्या है। भाई अकाउंटिंग इज समथिंग अबाउट पास्ट, व्हाटएवर यू हैव डन इन द एसबीआर और F7, दैट इज ऑल अबाउट द पास्ट। रिकॉर्डिंग क्या, ट्रांजैक्शन हो गई ना, ठीक है ना, रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन हो गई ना, प्रेजेंटेशन जो हो गया, ये जो पॉइंट है ना, ये सब फ्यूचर है। एंटरप्रेन्योर अकाउंटिंग नहीं सोचता, एंटरप्रेन्योर फ्यूचर सोचता है। तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए ना, वो फ्यूचर होना चाहिए, प्लानिंग पे बात होनी चाहिए। तो आपकी जो सोच होगी ना, वो हमेशा किसकी होगी कि आपको असिस्ट करना है किसको, फाइनेंस मैनेजर। तो या तो आप खुद एंटरप्रेन्योर होंगे, वो मैं नहीं पढ़ा रहा है, या आप एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर की सोच पे अप्रोच करेंगे। एंटरप्रेन्योर एक पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, वो इसी से में नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? सो द पॉइंट इज दैट के सबसे पहले आपका रोल जो है सीनियर फाइनेंस मैनेजर, तो अपना माइंडसेट बना ले एज एंटरप्रेन्योर, नॉट एज एन अकाउंटेंट। तीसरी बात, सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट प्लान, फ्यूचर, नथिंग पास्ट। इट्स नॉट अबाउट अकाउंटिंग, इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। आप थोड़ी देर सोच लेना F9 में आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एनपीवी फ्यूचर, वैल्यूएशन करी फ्यूचर के लिए आपके पास, रिस्क की स्ट्रेटजीज बनाई है, सारा फ्यूचर, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, देखिए ये दो जो है ना, ये एक पिक्चर है जो आपने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितनी मर्तबा देखी है, ऐसा ही है ना। क्या है आपके पास? आपके पास बैलेंस शीट है, आपके पास इनकम स्टेटमेंट, दो है तस्वीरें, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब पॉइंट ये, बैलेंस शीट के अंदर हम एक तरफ सोचते हैं एसेट, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो एसेट को एसेट नहीं कहता, एसेट को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। वो मशीन करेगा, वो कहेगा मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। आज कबाबजीज फ्राइड चिकन, अच्छा जो आउटसाइड द पाकिस्तान स्टूडेंट्स है, वो बेसिकली कबाबजीज फ्राइड चिकन, वो कबाबजीज जो है ना एक फूड ब्रांड है बेसिकली। तो वो जो है ना बहुत सारे आउटलेट्स ओपन कर रहा है, वो फास्ट फूड्स और कॉन्टिनेंटल फूड्स और बारबेक्यू उस तरह से ना। तो फ्राइड चिकन एक स्पेशल क्लास है, जो कि आप समझ लें कंपैटिटर है KFC का, फ्राइड चिकन का। तो मिसाल के तौर पे अगर कबाबजीज बहुत सारे आउटलेट्स ओपन कर रहा है, ठीक है, तो दैट मींस कि वो उसकी मशीन, उसकी नई मार्केट, उसका नया एक्विजिशन, उसकी नई प्रोडक्ट्स, सब उसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो आप, मुझे और आपको आउटलेट जो है ना इन्वेस्टमेंट नजर आती है, उसके बैक में क्या है? फाइनेंस। तो पहले तो बैठ के सोचा होगा ना ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब यही जो कबाबजीज हैं, उन्होंने पहले जो है वो बारबेक्यू स्टार्ट किया, फिर वो बेकरी आइटम में भी आए, फिर अब वो मतलब एक और भी उन्होंने पता नहीं क्या खोला था, पिज्जा और मतलब क्या फास्ट फूड्स का पूरा कॉम्बिनेशन, फिर एक अलग ब्रांड लेके आ रहे हैं फ्राइड चिकन। सो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है ना बहुत सारी। फाइनेंस है, तो फाइनेंस के अंदर मतलब वो कैसे पीछे फाइनेंस कैसे काम कर रहा होगा, जाहिर सी बात है इक्विटी फाइनेंस और डेट फाइनेंस। एक और भी होता है वो
कैंपस से बाहर बात करेंगे, वो तो जैसे पॉलिटिशियन अरेंज करते हैं, मतलब और कोई और भी तो है ना, वो जो अब्बू बैठे हैं ऊपर, मैं कैसे अरेंज करता है, डेट फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस, एक और जो माफ हो जाता है, समझ है ना अचानक से एवेंट फील्ड और ये सारी चीजें सब कुछ आए, वापस माफ हो गया। सो खैर, डेट फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस, ये दो फाइनेंस हो गए। अब जाहिर सी बात है, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक है फाइनेंस डिसीजन। पैसा कहां से आएगा? डेट से आएगा, तो डेट्स के डायनेमिक्स क्या होंगे, इक्विटी होगा तो इक्विटी के डायनेमिक्स क्या है। लेकिन इन सब का जो पर्पस है ना, वो है रिटर्न। इस पर सबका पर्पस है रिटर्न। अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न पोटेंशियल नहीं है, तो हम आगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी नहीं करेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन भी नहीं करेंगे। आप इमेजिन करें ना, ऑस्ट्रेलिया से जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, इंडिया में आया, जैसे शार्क टैंक कहते हैं, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, व्हाट इज दैट अबाउट, कि वो क्या होता है, आपके पास एंटरप्रेन्योर्स बैठे होते हैं, यानी कि जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, आगे हम बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि आप शार्क्स हैं, ठीक है, तो आप कैसे इमेजिन करेंगे? कोई आपके सामने आपको पोर्ट्रे करेगा बिजनेस आइडिया, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन आप उसको हामी कब भरेंगे? आप कहेंगे मैं इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पैसे कहीं से लाऊंगा। वो शार्क्स कभी नहीं बताते कहां से लाएंगे, वो दे देते हैं आपको पैसा, समझ में आता है तो। लेकिन वो उनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा ना कि हम डेट से अरेंज करेंगे, इक्विटी से अरेंज करेंगे। लेकिन डेट और इक्विटी का स्टेप नंबर 2 होता है। पहले वो समझते क्या है, स्टेप नंबर 1, इन्वेस्टमेंट ल्यूक्रेटिव वे टू जनरेट द प्रॉफिट। तो ऐसी सोच डेवलप करनी है। अकाउंटिंग की सोच बैठ कर डेवलप करेंगे कोई फायदा नहीं। आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना, दैट शुड बी लाइक एन एंटरप्रेन्योर, दैट्स अ पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं इस पूरी बात को एक एग्जांपल से समझाऊं, ये जो मैंने पीछे बात की, और कंपैरिजन करूं, कि अगर कंपैरिजन करते हैं, लेट्स अज्यूम यू पीपल आर फाइनेंस मैनेजर और एन एंटरप्रेन्योर, एक ही बात है, तुम दोनों का ब्रेन एक ही जैसे, एंटरप्रेन्योर और फाइनेंस मैनेजर, और मैं अकाउंटेंट हूं, तो हम दोनों की सोच में डिफरेंस कैसे हो? अब मिसाल के तौर पे ये एक बिजनेस है, ठीक है, ये कोई भी बहुत बड़ा प्लांट है, आप मिसाल के तौर पे सीमेंट सेक्टर है, आप इसके एंटरप्रेन्योर, ये रहे आप, ये आप हैं, आप एंटरप्रेन्योर है। अच्छा, मुझे आपने छोटा सा पॉइंट किया हुआ अपने कमरे में, मैं अकाउंटेंट हूँ, एसबीआर पढ़ाता हूँ भाई, कोई मजाक नहीं, अकाउंटेंट हूँ, और मतलब कोई मजाक नहीं, इसकी रिपोर्टिंग करना वो अपनी एक साइंस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना। अब सिचुएशन ये डेवलप हुई, मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये प्रोडक्शन मैनेजर इस रूम में आता है और स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन किससे? इस एंटरप्रेन्योर से, और थोड़ा सा शाउटेड कॉल कहता है, सर इनफ इज इनफ, ये जो प्लांट है ना, ये अपनी 100% कैपेसिटी पे चल रहा है, और आपके बिजनेस लाइन में, बिजनेस प्रोडक्ट लाइन में कंटिन्यूस ग्रोथ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने 100% कैपेसिटी पे, लेकिन हम आपकी फर्दर डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते। तो एंटरप्रेन्योर कहते हैं, सिंपल वर्ड्स, यू वांट एक्सपेंशन, लाइक टू इन्वेस्ट विद द फर्दर प्लांट, एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट। अच्छा, ये बात मैं भी सुन रहा हूं उसी कमरे में। अब ये सुनने के बाद एंटरप्रेन्योर ने जो सोचना शुरू किया इस पिक्चर के बारे में, यही पिक्चर, ये बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, एंटरप्रेन्योर जो सोचना शुरू करेगा और अकाउंटेंट, दोनों में 180 डिग्री का फर्क है। मेरी औकात पता ही क्या है, मैं पता ही क्या सोचूंगा, अबे अगर प्लांट आ गया तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या होगी, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इसमें डेबिट क्या होगा, इसमें क्रेडिट क्या होगा। सही सोच रहा हूं अपनी जगह पे, क्योंकि मेरा स्कोप यही है। इसमें डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होना चाहिए, इसमें डेप्रिसिएशन एक ही पार्ट पे होगा या कॉम्पोनेंटाइजेशन होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर ये प्लांट रन प्रॉपर नहीं हुआ तो इंपेयरमेंट भी हो सकता है, ये सब अकाउंटिंग है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अकाउंटिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये एंटरप्रेन्योर क्या ऐसे ही सोचेगा? नेवर। एंटरप्रेन्योर थोड़ी अकाउंटिंग सोचेगा, वो तो यही सोचेगा कि ये इन्वेस्टमेंट है। वो ये सोचेगा ये ग्रोथ परमानेंट है या नहीं है। तो ग्रोथ परमानेंट होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगा, सस्टेनेबल होगा। तो मैं कहां से बेस्ट फाइनेंस अरेंज करूं, इक्विटी से करूं, डेट से करूं, कॉम्बिनेशन बनाऊं, क्या करूं? तो पहले तो अपना दिमाग बना लें
कि व्हाट इज अबाउट फाइनेंस. नो वन हियर टू डिस्कस द थिंग. यहाँ पर हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे किससे रिलेटेड. इज समथिंग अबाउट अकाउंटिंग. अकाउंटिंग है ही. इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस. इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर. इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग. ये पढ़ते हुए आप एफएम के अंदर उसी की कंटिन्यूएशन होगी एफएम के. अब मैं आपको बता देता हूं उसकी सिलेबस की इनसाइट्स क्या है. देखिए 5 सिलेबस एरियाज हैं बस. 5 है टोटल. हाँ इसके अंदर लिस्टिंग होगी एक अलग बात है, लेकिन आपके टिप्स में 5. नंबर 1 रोल ऑफ. मैं अभी इसमें बताऊंगा क्या चीज है थोड़ी बहुत. रोल ऑफ सीनियर फाइनेंस मैनेजर. नंबर 2 एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. नंबर 3 एक्विजिशन मर्जर. नंबर 4 कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन रीऑर्गेनाइजेशन. नंबर 5 ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट. बस ये 5 सब्जेक्ट 5 टॉपिक इसके अंदर. यही सिलेबस कंटेंट है भाई. एसी से उठा के कॉपी पेस्ट किया मैंने. ठीक है ना. चैप्टर्स वाइज अलग है, वो एक अलग बात है. अब मैं वन बाय वन आपको बताता हूं. पहली बात है सीनियर फाइनेंस मैनेजर्स रोल. ये क्या है? द पॉइंट इज दैट नंबर 1 देखो हमें सेक्शन ए के अंदर जो सोचना है ना, उसका जो स्कोप है अपनी लर्निंग का, वो इन 3 चीजों पे. हाउ और व्हाट द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. नंबर 2 हाउ टू डेवलप फाइनेंस पॉलिसी. नंबर 3 डिविडेंड पॉलिसी. अच्छा सीनियर फाइनेंस मैनेजर है तो आप ये भी अज्यूम करें कि आप यहां पर जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात मैं आपसे करूंगा ना, वो सिर्फ, वैसे तो एफएम में आपको बोल दिया जाता है कि लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है. यहां पर जो हम बात करेंगे वो लिस्टेड भी है और मल्टीनेशनल्स भी है. जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूं, अगर मैं कहता हूं लकी ग्रुप पाकिस्तान में, लकी टेक्सटाइल, यहां पे माजरत के साथ हमें लकी टेक्सटाइल से बड़ी बात करनी पड़ेगी. लेट्स सपोज हमें बात करनी पड़ेगी यूनिलीवर्स की, हमें बात करनी पड़ेगी टोयोटा की, क्योंकि उसके अंदर डिस्कशन का जो फोरम है ना वो किसका आएगा? मल्टीनेशनल, इंटरनेशनली भी आएगा. अगर मैं पाकिस्तान में पीटीसीएल की बात करूंगा तो मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि उसमें एतिसलात सऊदी इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व है. तो पीटीसीएल ने टेलीनॉर बाय नहीं किया असल में, वो एतिसलात ने, जो पेरेंट कंपनी सऊदी अरब के अंदर है, ठीक है, उसने एक्वायर किया टेलीनॉर पाकिस्तान को, जो नॉर्वे की कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की भी. सो हर जगह पे नहीं आएगा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब आएगा तो डोमेन उसके अंदर देखना पड़ेगा. तो दैट मींस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, फाइनेंसिंग पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, लोकली भी और इंटरनेशनली भी. बेटा ये जितनी बातें यहां पर होंगी ना, वो लोकल मल्टीनेशनल कंपनीज दोनों की होंगी. इसका एग्जाम स्कोप 12 to 20 मार्क्स है, कंपल्सरी आने ही आना है. और अगली बात, इट्स ऑल अबाउट, मोर अबाउट नहीं है, ऑल अबाउट. ये 100% थ्योरी है. ये 100% थ्योरी है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं. हाँ जो पेपर में इंटीग्रेट होगा वो एक बात बताएगा, अभी मैं बताऊंगा. एएफएम का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही सिलेबस एरिया एग्जाम है. कम से कम 2 होंगे ही होंगे. और अगर 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, अभी बताऊंगा, उसमें कम से कम 3 से 4 सिलेबस एरिया जो है ना वो क्या होता है? इंटीग्रेट. तो मैं इसलिए पेपर की टोटलिटी में बता. तो पहला पॉइंट ये, अगर सिलेबस का पहला कंपोनेंट है ये 100% थ्योरी. अच्छा ऐसा कुछ ना बेसिक आप पढ़ चुके हैं एफएम के अंदर, जो सेक्शन ए होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, फंक्शन एंड एनवायरनमेंट, वो फंक्शन एंड एनवायरनमेंट ही है. लेकिन फंक्शन में आपका रोल सीनियर फाइनेंस मैनेजर है, एनवायरनमेंट में आपका लोकल और इंटरनेशनल दोनों एनवायरनमेंट. ये एडवांस हो गया. उधर भी वो 100% थ्योरी था और वो सबसे आखिर में कर रहे थे आप. मैं मना नहीं कर रहा, देखिए इस बात को कि आप इसको जो है वो आखिर में, मतलब इस बात को तो मैं मना करूंगा कि वो आखिर में करें,
ठीक है, आप स्टार्ट ना करें इससे, लेकिन आप इसको ड्यूरिंग द सिलेबस फेज कवर करते रहे। कैसे कवर करते रहे मैं आपको बताता रहा हूं, लेकिन इसको आखिरी वक्त के लिए नहीं छोड़ें। प्रॉब्लम में आ जाता है स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में। खैर, पहली बात। दूसरी बात है एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। देखो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। जितना कुछ पढ़ेंगे यहां पर सब लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हारिस भाई पढ़ाते हैं आपको F5 या पे P5, ठीक है ना। यहां पर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग नहीं होती, यहां पे सब लॉन्ग टर्म होगी। जब लॉन्ग टर्म होती है जब भी तो टाइम वैल्यू का गेम आता है, ठीक है ना। सो एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ FM। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, अगर वैसे मैं सिलेबस यहीं से स्टार्ट करता हूं, अगर मैं ये पढ़ाना शुरू करूंगा तो सबसे पहली बात बाउंस बैक ना हो जाए किस पे, F9 के ऊपर। पता चला F9 पे ही बाउंस बैक हो गए, तो पहले हमें क्विक रिव्यू करना पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, CAPM के। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि रिवीजन में सिर्फ वही रिव्यू होगा, बीच बीच में हम बातें करेंगे AFM की भी। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो सिलेबस एरिया है इसके अंदर मोस्टली पार्ट कैलकुलेशन का है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि AFM के अंदर कोई भी सिलेबस एरिया उसमें थ्योरी ना हो। यू कैन नॉट इग्नोर थ्योरी। एग्जाम स्कोप 25 to 35, ये एनालिसिस है पूरी। अच्छा, सॉरी, नहीं, कंपलसरी नहीं, ये मैं भी आपको बता दूंगा। कंपलसरी पार्ट सेक्शन A को कंसिडर करें, कोई कंपलसरी नहीं होता यहां पर, ठीक है। कोई SBR की तरह AFM में ये नहीं है कि ग्रुप अकाउंट्स आएगा, एथिक्स आएगा, यहां कुछ भी नहीं पता, ओपन एंडेड एग्जाम, ठीक है। एक टॉपिक है एक्विजिशन मर्जर। देखिए, बेसिकली ये जो सेक्शन C और D बताऊंगा ना, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है बिजनेस वैल्यूएशन के नाम, उसको इन्होंने नहीं, बल्कि आपको वहां शेप अप नहीं हुआ था, अब टॉपिक होगा शेप, ये शेप अप होगा टॉपिक पूरा। तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जिसका नाम है एक्विजिशन मर्जर। एक्विजिशन मर्जर का मतलब यही है कि जब कोई कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्वायर करती है किसको, इन्वेस्टी को, टारगेट कंपनी को। जैसे यहां पर बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर, अभी मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर जो एक्विजिशन हुई है PTCL ने, पाकिस्तान टेलीकॉम ने किसको एक्वायर किया, टेलीनॉर, एक टेलको कंपनी को। तो वो एक इन्वेस्टर यानी कि एक्वायरर क्या सोचेगा, और वो पूरा प्रोसेस क्या होता है, और उसकी पूरी एनालिसिस कैसे होती है, वो हमें यहां पे पढ़ना है। उसके मल्टीपल पॉइंट्स हैं। पहली बात, एक्विजिशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मोड ऑफ कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। उस तीसरी बात, ये एक्विजिशन की जस्टिफिकेशन क्या है। जस्टिफिकेशन का मतलब ये, PTCL ने अपने शेयर होल्डर को कैसे कन्विंस किया होगा कि ये इन्वेस्टमेंट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेट, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ। तो ये क्या एनालिसिस में कैसे आइडेंटिफाई होगा कि शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज होगा, एनालिसिस बताओ। लेकिन ये टॉपिक सिर्फ विद व्यू पॉइंट ऑफ एक्वायरर नहीं है। अगर आप अपना सेलफोन सेल करने जाते हैं तो दो पार्टीज होती हैं, एक सेलफोन बायर, एक सेलफोन सेलर। तो जब सेलफोन सेलर होगा ना, वो भी ठोक बजा के जो है ना, पहले अपने सेलफोन की क्या करेगा, वैल्यू डिटरमिन करेगा, इतने में सेल होना चाहिए, और मैं नुकसान में ना हो सेल कर। तो टेलीनॉर अगर पाकिस्तान से एग्जिट हुआ है, वो लॉस मेकिंग एंटिटी थोड़ी थी, उसने भी तो सेल किया होगा, उसके क्या डायनेमिक्स होंगे, और उसने अपने शेयर होल्डर को कैसे कन्विंस किया होगा कि हम इसको सेल करें तो हम इतने में बेनिफिट होगा। आपका एक रनिंग बिजनेस हो, आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है, एक रनिंग बिजनेस हो प्रॉफिटेबल, आप मार्केट वैल्यू में बेच देंगे, कभी भी नहीं। आपका एक रनिंग बिजनेस हो, मैं कहता हूं मुझे बेच दो, उसकी बुक वैल्यू 1.5 करोड़ है, मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है, 5 करोड़ में बेच दूं, आप कहेंगे बेवकूफ थोड़ी हूं, तू बेचूं भाई 5 करोड़ में था।
मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा तो मैं बेचूंगा ना। ये सोच डेवलप कर रही हैं आप। वो एक्स्ट्रा वैल्यू कितना मिल रहा है इस डील में, कितना मिला है टेलीनॉर को, वो आइडेंटिफाई करना होता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। पहले हम मेजर पढ़ेंगे एक्वायरर पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना, जिसको हम पढ़ेंगे। किताबें कहती है ग्रोथ। ग्रोथ दो किस्म की होती है, एक जो पुराने लोग, हम जैसे लोग, और एक आप जैसे लोग। आप तो चाहते हैं ग्रोथ स्टेयर्स ही ना हो, लिफ्ट भी ना हो, डायरेक्ट 40th फ्लोर पे ऐसे ही चला जाओ। अबे वो 40th पे नहीं, वो कोई और फ्लोर होगा, ठीक है ना। और एक हमें अबे आराम आराम से भाई, पेशेंस, सब्र, नमाज, अल्लाह, मेहनत, मतलब आराम से। खैर ये तो मैंने ऐसी बात की है, लेकिन किताबें कहती है ग्रोथ दो किस्म की, दोनों में स्ट्रैटेजिक में हो सकता है। एक ग्रोथ आपके पास ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूं, अज्यूम करें, मुझे भी डिटेल्स नहीं पता, पीटीसीएल कहता है कि हम लैंडलाइन के अंदर हैं, एग्जांपल दे रहा हूं आप, और हम टेलको में आना चाहते हैं, आई मीन के कंज्यूमर मार्केट्स में आना चाहते हैं, सेलुलर में। तो दो तरीके हो सकते थे, या तो पीटीसीएल लाइसेंस लेता पाकिस्तान से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से, वो कहता है हम अपना कस्टमर बेस खुद बनाएं, और वो स्टार्ट करता, वो ऑर्गेनिक वे होता। एवं नहीं, हम ऐसे नहीं कर, हम कस्टमर बेस एक्वायर करें और फिर पाकिस्तान में एंटर हो। उन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक वे पे पूरा एक रनिंग सेटअप मोर देन मार्केट वैल्यू पर खरीद दिया। अब हम चलाएंगे इसको। अब प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, कारोबार तो कारोबार है ना। लेकिन एक्विजिशन का जो तरीकेकार, सॉरी इन्वेस्टमेंट का जो तरीकेकार एक्विजिशन है, उसे कहा जाता है किताबों में इनऑर्गेनिक। एक और आसान एग्जांपल, आपका एक छोटा सा बैंक है, उसकी 200 ब्रांचेस हैं, आप कहते हैं मुझे ग्रोथ चाहिए, दो तरीके हो सकते हैं, ऑर्गेनिक 50 ब्रांचेस और खोल, फिर 20 खोल लीजिएगा, फिर 10 खोल लीजिएगा, फिर 200 खोल लीजिएगा, ये ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक, एक और बैंक एक्वायर कर, पाकिस्तान में बहुत होता है ऐसे। मीजान बैंक ने एचएसबीसी एक्वायर किया था, इंटरनेशनल मार्केट का कस्टमर बेस चाहिए था उसको, इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। ये बैंक बर्गा ने बुर्ज बैंक खरीदा था, बहुत सारे हुए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पाकिस्तान में यूनियन बैंक एक्वायर किया था, कस्टमर बेस एक्वायर करने की। सो देयर आर टू स्ट्रैटेजीज, तो इस स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है, जिसका नाम क्या है, इनऑर्गेनिक। बेटा ये जो बातें करनी है, ये स्लीपर पहन के नहीं आना, फीलर नहीं आएगा घर से निकलोगे, पहले तो फीलर आना चाहिए ना, क्या पढ़ने जा रहा हूं, मतलब अपने आप से। सर ने बोला था, व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, अच्छा लघु तो सही पढ़ दो, बुरा मान जाते हैं लोग यार कोई बात नहीं, बुरा मान जाए कोई मसला नहीं। फहीम ने बोला अभी हल्का हाथ रखे जरा, अच्छा खैर बार। सो द पॉइंट इज दैट बिजनेस वैल्यूएशन की नॉलेज चाहिए, प्रायर नॉलेज चाहिए बिजनेस वैल्यूएशन, ठीक है। रिव्यू कर लेंगे, बेसिक पी रेशो, डिविडेंड वैल्यूएशन, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। मिक्सचर ऑफ कैलकुलेशन एंड थ्योरी, स्ट्रगल करता है स्टूडेंट थ्योरी बेस्ड, बता दो, लेकिन इसको कैसे हैंडल करना बात करेंगे। एग्जाम स्कोप 25 to 35 मार्क्स। सेक्शन डी, सेक्शन डी के अंदर दो चीजें, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन, दो चीजें। पहली बात है रीऑर्गेनाइज। एग्जाम्पल में, मिसाल के तौर पर आपसे कहते सैमसंग है, अगर सैमसंग है तो उसने अगर मिसाल के तौर पर अपनी 10 इयर्स की एक पॉलिसी बनाई और उसने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या वो फिक्स हो जाएगा कि 10 इयर्स के से पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज नहीं कर सकता? अगर वो ऐसे करेगा ना, तो उसके साथ वही होगा जो नोकिया के साथ, क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स
सैमसंग के हाथ में नहीं है। इतना एवर डायनेमिक एनवायरनमेंट हो गया है कि नेक्स्ट डे नहीं पता हो। ऐसा ही होता है ना। तो ये बिजनेस के अंदर बड़ा रूटीन मैटर होता है कि पूरी पूरी ग्रुप कंपनीज ना अपने आप को फोकस रखने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए रीऑर्गेनाइज करती है। अच्छा, रीऑर्गेनाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है किसी बिजनेस से विड्रॉ कर लेना, नहीं नहीं नहीं, अपने पोर्टफोलियो का रीअरेंजमेंट करना होगा। क्या मतलब? एग्जांपल देता हूं, एक आपके ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसमें 3 बिजनेस आप चला रहे हैं पिछले 25 साल से। सिंस लास्ट 25 years यू हैव बीन एंगेज विद 3 बिजनेस, और ये 2018 की बात। आप सीमेंट सेक्टर में बड़े सक्सेसफुल, ठीक है, आप एयरलाइन कंपनी में बड़े सक्सेसफुल, आप बैंकिंग सेक्टर में, 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन है। ये पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो समझते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ द बिजनेस। सीमेंट सेक्टर, एयरलाइन और बैंकिंग, ये 3 में। 2019 में पैंडेमिक आ गया, एयरलाइन इंडस्ट्री की बैंड बज गई, एयरलाइन इंडस्ट्री लॉस में। एक रिपोर्ट आपने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 2025 होगा कि प्रॉफिट दोबारा ग्रोथ की तरफ जाएगा। ये फैक्ट है। एटलीस्ट 2025 है जब तक सरवाइव करना है, और उसके बाद ग्रोथ का सोचे आप एमिरेट्स जैसी कंपनी से, क्योंकि पैंडेमिक सिर्फ पैंडेमिक नहीं, उसके इंपैक्ट्स भी होगा। व्हाट इज द जूम? 2008 की कॉन्फ्रेंस मैंने यूके में एसीसी की अटेंड की, 2013 की अटेंड की, 2015 की अटेंड की यूके में कॉन्फ्रेंस, उसके बाद सब वर्चुअल हो गया। सोचे इसका इंपैक्ट एयरलाइन इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया का ट्रेनर आता था, सब वर्चुअल। इतनी सी बात था, छोटी सी बात, इंपैक्ट्स, ठीक है ना। बहुत कुछ है आपके पास, सारी चीजें। आपने बोला मेरे 3 ग्रुप ऑफ बिजनेस थे, 2019 आपने वेट किया, 20 वेट किया, 21 आपने बोला यार ये इतना लॉस मेकिंग है कि मेरा अल्टीमेट जो ग्रुप का टोटल प्रॉफिट है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो यू हैव डिसाइडेड 2 थिंग्स, विथड्रॉ फ्रॉम एयरलाइन एंड व्हाटएवर द अमाउंट आई विल रिसीव, इन्वेस्ट एंड फोकस ऑन द सीमेंट सेक्टर। और मैं सीमेंट में एक्सपेंशन करूंगा, और वो एक्सपेंशन कुछ भी कर सकता हूं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक। दैट मींस कि आपने पूरे बिजनेस को रीऑर्गेनाइज कर दिया, सेल किया, बंद कर दिया, कुछ भी है, वहां से विड्रॉ किया, और अपने पूरे बिजनेस को रीऑर्गेनाइज किया, रीइन्वेस्ट कर दिया। पोर्टफोलियो में से एक कम हो गया, और हो सकता है सीमेंट सेक्टर में आप ऐड कर दें, एक डिलीट किया, एक ऐड किया। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारी हो सकती है, जिसमें मैंने बोला सेल, ये लिखा हुआ है एमबीओ का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय आउट। सेल किया तो हो सकता है मैनेजमेंट को सेल कर दिया। पाकिस्तान के अंदर यूनिलीवर्स ने जो डालडा को सेल किया था 2005 में, डालडा पहले यूनिलीवर्स का पार्ट था, 2005 में जो सेल किया था वो मैनेजमेंट को सेल कर दिया। यूनिलीवर्स की मैनेजमेंट ने डालडा टेक ओवर कर लिया। सब मैनेजमेंट के पास, गुलामों के पास इतना पैसा। आपको किसने बोला कारोबार पैसों से होता है? दूसरों के पैसों से होता है। आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, और ये प्रूफ करना आना चाहिए आपको कि मेरे पास कॉम्पिटेंसी है। ऐसा ही है ना। अब मिसाल के तौर पे आपने 20 साल एंग्रो में या यूनिलीवर्स में लगा दिया, आप फाइनेंस डायरेक्टर हैं वहां के, क्या मार्केट आपको पैसा नहीं देगी? क्या ठीक है हम आपके ऊपर पैसा लगाते हैं, अज्यूम करें आप, ऐसा तो करें। एंग्रो का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ रिटायर हुआ था, 70 लाख रुपए तनख्वाह थी जब रिटायर हुआ था 2008-9 के अंदर, ठीक है, बड़ी अचीवमेंट है उसकी। सो द पॉइंट इज दैट कौन है आज असद उमर, आज भी पता है ना, मरा हुआ थी भी 1.25 लाख, इस एज पे भी खड़ा हो जाए मुझे कारोबार करना है, वेंचरर्स मुझे पैसे दें, पैसे नहीं देंगे। तो ये पढ़ना है मैनेजमेंट बाय आउट। एक चीज होती है डीमर्जर, ऐसी पूछता हूं क्या मतलब है डीमर्जर का? बेटा एक बात है, डीमर्जर हम जो अपनी नॉर्मल लाइफ में समझते हैं ना, विड्रॉ करना, यानी कि बेच देना सब कुछ, ऐसा नहीं है। डीमर्जर का मतलब होता है स्प्लिट कर देना।
स्प्लिट कर देना। मिसाल के तौर पे आप पिछले 20 ईयर से एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर आपके दो पार्ट्स हैं, दो प्रोडक्ट लाइन थी, बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स, यानी कुकीज एंड चॉकलेट्स। पिछले 20 साल से जो आपका खानदान, आपका पुराना खानदान जो है ना, वो बिजनेस कर रहा था, और हमेशा जो एडवर्टाइजमेंट ईद पे देता था ना टीवी पे, हमारी तरफ से ईद मुबारक, उसके अंदर 5 सेकंड के ऐड के अंदर दो चीजें बनी हुई होती, चॉकलेट भी और बिस्किट भी। सोशल मीडिया मार्केट करते थे ना, तो आप कहते थे एबीसी चॉकलेट, एबीसी, हमने कहा पैसे बचाओ, एक ही फेसबुक के ऐड में दोनों तस्वीर आनी चाहिए। आप बड़े हो गए, आपने सोशल मीडिया पढ़ा, आपने कहा नहीं, दोनों की ऑडियंस अलग है, ठीक है, फोकस होना चाहिए। आपने बोला दोनों मैनेजमेंट पढ़ा, एसी से क्वालिफाई हो गया, आप सारी चीजें, घर बोला, अब्बा को बताया, रिपोर्ट प्रेजेंट किया अब्बा को आपने बोला सेगमेंट बनाओ, फिर अकाउंटेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये वाली सोच, अच्छा सर ऐसा होगा, वो जो है अगर आपने कर दिया तो फिर मैं सेगमेंट के थ्रू रिपोर्टिंग करूंगा, ये वाली अप्रोच नहीं चाहिए। अप्रोच चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं इसको। अब आपने अब्बा को प्रपोज, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, हमारी ओनरशिप होगी, मैनेजमेंट अलग, मार्केटिंग बजट अलग, सारे जो फोकस मैनेजमेंट, टारगेट ऑडियंस अलग, चॉकलेट्स अलग, बिस्किट्स अलग। ऐसा ओरियो ने किया है, इसको कहते हैं डीमर्जर, डीमर्जर कहलाता है, यानी कि मैनेजमेंट सेम रहती है, और सॉरी ओनरशिप सेम रहती है, सारी मैनेजमेंट अलग हो जाती है, दैट इज डीमर्जर। आपने अपनी जिंदगी में मुझे सोच के बताइए, कल बता दिएगा आराम से, जिंदगी में सोचें, स्प्राइट पेप्सी ग्रुप का, पेप्सी, स्प्राइट, मैरिंडा, और आपकी तो और का वो पता नहीं मनूस सा एक स्ट्रिंग, हाँ जो भी है, तो वो पता नहीं क्या अजीब अजीब से ऐड लगे होते हैं, तो इन सब का एक कंबाइन ऐड आते हैं, कभी देखे? चार भाई पैसे बच जाएंगे, चार एक ही डाल दें, वो मनूस एक, वो करंट भी लग रहा है, एक को, एक 7 अप का भी है, पेप्सी भी है, सारी चीजें सबका एक है, पैसे बच जाएंगे ना, सारे अलग अलग, कोई तो वजह होगी, कंपनी एक ही है भाई। सोचने की बात है ना भाई, इतना यार बजट हो रहा है, सारी चीजें अलग अलग करो, सबका इंप्रेशन अलग है। जो मेरी वाली जनरेशन है ना, हम जो आपके पास 40s वाले, उन हमें को बताया ना पेप्सी, हमारे दिमाग में पता ही आता है इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, क्योंकि बचपन वाली एज में ना बस उन्हीं का चल रहा होता था, मतलब वो छाप लग गई आप, जब भी तो इमरान खान निकल नहीं रहा, रिकॉर्ड हो गया, खैर बार जब भी तो निकल नहीं रहा यहाँ से, अबे तुम लोगों ने इमरान खान को क्या देखा जो हमने देखा है, मतलब हमारा तो ये वाला ब्रॉडअप है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट के अंदर ऐड आ रहा है इमरान खान का, तो इमेजिन करें ना पेप्सी का ऐड इमरान खान का, वो मतलब हमारा पेप्सी का, अबे हाँ इमरान, मतलब अभी आज भी वो छाप लगी हुई है, तो कहीं और चला गया, वैसे मैं अच्छा आदमी नहीं है वो, मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ 9 मई थे ना वो, खैर बात। सो तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त वो अच्छा था, अब अच्छा नहीं, अच्छा खैर बात। सो तो भाई बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो हमें पढ़ना है, रीऑर्गेनाइज, रीशेप बिजनेस को कैसे करना है, चैलेंजिंग टास्क को, बातें करने में बहुत मजेदार है, सवाल में आता है सर सवाल कैसे होगा इसका, ये बताओ। सो इस सवालों में अक्सर लोग चीख रहे होता है, अजीब अजीब से आवाजें आ रही होती है, मतलब वो बंदा वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ, क्या हुआ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, अच्छा सवाल कर लिया उसने कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ठीक, ऐसी आवाजें होती है नॉर्मली। सो मिक्सचर ऑफ कैलकुलेशन एंड थ्योरी है आपके पास, एग्जाम स्कोप 35 to 35 मार्क्स। सेक्शन, अच्छा सेक्शन डी का दूसरा कंपोनेंट वो है फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस। व्हाट इफ के कंपनी वेंटिलेटर पे हो, समझ जाए, ब्लड सप्लाई नहीं है, अबाउट टू डेड है, लेकिन आप कंपनी की मैनेजमेंट, आप कहते हैं अगर ब्लड मिल जाए ना मैच का, मैं इस कंपनी का रिस्ट्रक्शन प्लान बना के देता हूं। तो पेपर में नॉर्मली क्या होता है, इस मतलब एग्जामिन हुआ कि आपको ना एक रिपोर्ट लिखनी होती है, इस कंपनी के
इस कंपनी को वेंटिलेटर पे रह के डेड हो जाना चाहिए, ये ज्यादा बेनिफिट है स्टेक होल्डर के लिए, या फिर ये जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान बना के दिया ना फाइनेंस मैनेजर ने वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये पढ़ना है आप। सो इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन थ्योरी, और दैट्स 25-35 मार्क्स का कैलकुलेशन, ये अच्छा है। तो हमारे लिए अभी तक लास्ट, इसके बाद लास्ट है एरिया, हमारे लिए अभी तक का जो सबसे चैलेंजिंग पॉइंट होता है ना, वो पता है क्या चैलेंजिंग वो है सेक्शन सी एंड डी। ए भी इतना, ए भी थ्योरी पढ़ लेते हो बी भी, लेकिन सी और डी में स्टूडेंट को चैलेंज आता है। लास्ट हेजिंग पढ़िए ना, हेजिंग ये पढ़नी है, और अब पढ़नी है हेजिंग। मजाक था F9, मजाक ही होता है वो गलत है, मेरी तो बहुत बहस होती है एसीसी वालों से, ठीक है ना। एक तो F7 पे भी और एक F9 पे। F9 से रिस्क हटा देना चाहिए, क्योंकि जुल्म है यार, वो हम भी पढ़ाते हैं यार, वो सॉरी यार ये इतना ही है, असल तो वहां जाके पढ़ेंगे, तो वो बता ही नहीं सकते पूरी बात, यहां अपने पूरा पढ़ो। वो क्या है आपके पास, सबसे पहली बात टॉपिक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर हमें पढ़ना ट्रेजरी फंक्शन, इसमें फॉरेक्स, इसमें इंटरेस्ट, रिस्क मैनेजमेंट। मैं अब टॉपिक बात बताऊंगा क्या है, इसमें सब कुछ पढ़ेंगे। गैम्बलिंग भी पढ़ेंगे, गैम्बलिंग कैसे होती है। अब नन्हे बच्चे नहीं बनो, वो डेरिवेटिव्स पढ़ रहे होते हैं, वो ये सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना, ये सट्टा होता है, ठीक है ना। शायद सर सट्टा होता है, फजूल हरकत नहीं, हाँ सट्टा होता है, पढ़ेंगे सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट के अंदर कि जो है ना सट्टा कैसे लगाया जाता है। अब पढ़ाएंगे क्या करा, घर वालों को बता देना आपने थोड़े पैसे दिए, ये भी पढ़ना है, मतलब सट्टा कैसे लगता है। सो ये हकीकत बात है, इसमें फॉरेक्स और इंटरेस्ट हटा दूं, स्टॉक्स लगा दूं। अभी पीएसएल होगा, अभी तुम्हें नहीं पता पीएसएल में क्या चल, सबको पता है मोबाइल ऐप होती है, मतलब सब खेल रहे होते हैं, नहीं होते पता नहीं मुझे, लेकिन बेटा गलत होता है, गुना मिलता है इससे, साथ में शैतान भी साथ होता है, जो अच्छा बोल रहा होता है। सो इट्स मोर अबाउट टेक्निकल कैलकुलेशन, टेक्निकल है, लेकिन मैं बताऊं, मैं कहता हूं कि फॉरेक्स और इंटरेस्ट और स्वैप भी आएगा इसके अंदर। सबसे पहले सबसे आसान कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की है, उसके बाद दूसरी आसान कैलकुलेशन इसकी है, फिर मैं बोलूंगा एक्विजिशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन। ये क्योंकि पता है शुरू में चैलेंजिंग होती है, फिर ये स्ट्रीमलाइन हो जाती है, यानी ये एक ही स्ट्रक्चर पे चल रहा होता है, और वो सबसे पसंदीदा चीज होती है स्टूडेंट की, अरे एक ही तरह चल रहा है, करते रहो भाई, इससे अच्छी क्या बात है। जो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन में क्यों आप लोग कहते हैं सब, मतलब चैलेंज आता है यार, ये हर सवाल अलग है, फिट नहीं हो रहा, हाँ पैटर्न नहीं बन रहा, वहां पे दिमाग ज्यादा यूज करना है, ठीक है। यहां पर स्ट्रक्चर हो जाती है कैलकुलेशन। थ्योरी आप इग्नोर नहीं कर सकते, एग्जाम स्कोप 25-35 मार्क्स। बेटा एक काम करें, 10 मिनट का ब्रेक लेके आ जाए, ठीक है ना, काफी थके होंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिक थ्योरी एरियाज के, और फिर हम इसको आगे लेके कैसे करेंगे, ठीक है। 2:30 बजे क्लास खत्म होगी, बस ये स्केड्यूल वगैरह सब बता दूंगा मैं आपको। ब्रेक लेके आ जाए 10 से 15 मिनट का, बल्कि यार एक काम करते हैं 10 मिनट रुक जाए, नमाज का ब्रेक ले लेंगे, 10 मिनट नमाज का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ी सी बात बता दूं, फिर नमाज का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है ना। तो 20 मिनट का थोड़ा नमाज का ब्रेक ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए ये ना कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज हैं, आप चेकलिस्ट भी बना सकते हैं, मैं इस पे अभी डिस्कशन पे नहीं जा रहा, लेकिन ये जो पहली फाइल है ना, बड़े काम की आपने, कहने का अबे मिल जाएगी यार, परेशान है यार, मैं तो तस्वीर कहती हूँ तो मैं साथ आ जाता हूँ ना, सेल्फी ले लेंगे सब मिल गए, अबे दे दूंगा कसम से, झूठ थोड़ी कह रहा हूँ मैं, बढ़ जाएगी ये सब, अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा। पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक थ्योरेटिकल एरियाज ये हैं जो टेक्निकल, लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है कि यही एग्जामिन होगा, लेकिन ये प्योर 100% थ्योरेटिकल एरियाज है। अब एग्जाम स्ट्रक्चर समझते हैं, ये सुनने बात है, व्हाट्सएप सेक्शन ए 50 नंबर का क्वेश्चन, सेक्शन बी 25 मार्क्स, नथिंग टू नो दैट किसमें क्या आएगा, सिर्फ ये बताएं पहला क्वेश्चन 50 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन 25, थर्ड मार्क, और क्वेश्चन 3 है
क्वेश्चन 3 25। अभी से बोल दो, आज याद रखना, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 50 मार्क्स का क्वेश्चन सीक्वेंस में लास्ट नहीं होना चाहिए, या तो पहला होना चाहिए, मैक्सिमम सेकंड होना, थर्ड नहीं होना चाहिए। ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। तो एक तो इस पेपर पैटर्न है, और सीक्वेंस के अंदर आज ही पहले दिन ही बोल दिया मैंने, आप मॉक कर रहे हो या फिर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, 50 मार्क्स क्वेश्चन या तो सीक्वेंस में क्वेश्चन 1 होना चाहिए या क्वेश्चन 2, बस इससे आगे आइडियली क्वेश्चन 1 होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन 2 पे कर लें, कोई हर्ज नहीं। एक बात। दूसरी बात, एक बात सुन लेंगे, यहां पे बड़े कम स्टूडेंट मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने ऑप्शनल को पेपर दिया हुआ। देखिए, ऑप्शनल पेपर के डायनामिक्स चेंज हो गए। ठीक है ना, वो सुन लें। टोटल 100 मार्क्स का जो पेपर होगा ना, उसमें टेक्निकल मार्क्स 80 हैं और प्रोफेशनल स्किल मार्क्स 20 है। चलिए, किस भला का नाम है प्रोफेशनल स्किल मार्क्स। दोबारा वही बात कहूंगा, फीलर तो लेके आए, यू आर अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल स्किल, प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स, बोर्ड लेवल। क्योंकि जब आप बोर्ड लेवल पे कोई चीज बात कर रहे होते हैं ना, कोई बात भी कर रहे होते हैं, नॉट ओनली प्रेजेंट, कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो उसका एक प्रोफेशनल वे होता है। क्योंकि बोर्ड लेवल के अंदर जो बात होती है, वो बोर्ड मिनट्स में आके अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनती है। और डिसीजन मेकिंग वो होनी चाहिए, और वो भी डिसीजन मेकिंग लॉन्ग टर्म, जिसपे पूरा बिजनेस का सर्वाइवल बेस करता है, सर्वाइवल बेस करता है। तो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर वेटेज, मतलब आपका कम्युनिकेशन का वेट जो पॉइंट होना चाहिए, उसके अंदर वेटेज होना चाहिए। क्या यार, हम बात करेंगे कुछ इस तरह से, दैट्स अ की पॉइंट। अब वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। फर्स्ट, अपना माइंडसेट कर ले, ये जो आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है ना, वो 80 मार्क्स करना है। 3 आवर्स में टोटल कितने मार्क्स अटेम्प्ट करना है? यू हैव टू अटेम्प्ट 80 मार्क्स। उन 80 मार्क्स के अंदर जो क्वालिटी स्किल डेवलप करनी है ना, वो 20 मार्क्स है। सो दैट मीन्स इफ यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर ईदर कैलकुलेशन और थ्योरी, तो वो टोटल 80 मार्क्स होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग द कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में यू आर at that particular point, actually you will not only perform the technical but also professional marks. For example, मैं आपको बताऊं, आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आपने स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब उस कैलकुलेशन के अंदर वर्किंग्स जितनी है उसको लेबल करना है। क्या करना है? लेबल, ताकि वो ट्रेस हो सके। तो एक होगी वर्किंग, एक होगी लेबलिंग। तो लेबलिंग ऑफ द वर्क इज अ पार्ट ऑफ द स्प्रेडशीट। तो वर्किंग करेंगे तो आपको टेक्निकल मार्क्स मिलेंगे, लेबलिंग करेंगे प्रोफेशनल मार्क्स। एक और बात, आप वर्किंग कर रहे हैं एनपीवी की, लेकिन आप एनपीवी का शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे, तो एक्चुअली यू विल लूज द प्रोफेशनल मार्क्स। आपने कहा नहीं, मैं तो पूरा वो डिस्काउंट रेट लिखूंगा, फिर वो मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, और फिर एनपीवी। आपको बोला गया भाई एनपीवी की कैलकुलेशन होती है इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन और एक फॉर्मूला, आप वो अप्लाई करें, वो प्रोफेशनल मार्क्स। आपको कहीं आईआरआर कैलकुलेट करना है, आपने बोला मैं तो पूरा आईआरआर कैलकुलेट करूंगा, मैं मतलब सीख के आऊं, पूरा मतलब पैसे दिए मैं पूरा। भाई आईआरआर का एक फंक्शन है, अप्लाई कर इज इक्वल टू आईआरआर सर, और फजूल सवाल नहीं कर, बी प्रोफेशनल। सर मार्क्स मिल जाएंगे, बोलते रहूं, बता तो दिया पहले डे ही बता दिया भाई। सर इतना आसान, मार्क्स मिल जाएंगे। सर ये तो बहुत आसान है। बेटा आसान नहीं है, अगली बात सुना, थ्योरी।
जब आप थ्योरी लिखेंगे तो ऐसा कुछ आपको थ्योरी में भी अप्लाई करना है। यानी कि एक होता है बेकिंग ऑफ द केक और एक होता है आइसिंग ऑन द केक। केक बनाया उसके बाद आइसिंग ऑन द केक। तो आइसिंग ऑन द केक जो है ना वो है प्रोफेशनल स्किल मार्क्स। मींस आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल आप कहेंगे मैं F9 में एनपीवी का कंक्लूजन क्या लिखता था, पॉजिटिव, एक्सेप्ट, नेगेटिव, मुश्किल से रिजेक्ट, तब पूरा लिखना है क्या यार लिख दूं बस, रिजेक्ट में भी ऐसे होता है ना। मतलब यहां पर आपको लिखना होगा कंक्लूजन में। फॉर एग्जाम्पल आपको मेंशन होगा यस द प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव सो फाइनेंशियली वायबल, उसके बाद आप यहां पर इफ एंड बट शुरू कर देंगे। हाउएवर, ये जो हाउएवर वर्ड है ना ये बड़ा काम आता है डिप्लोमेसी में। सर क्या मतलब डिप्लोमेसी, सुनना यहाँ पर बात देखो, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह कामयाब करे, बहुत आगे तक जाए। जब भी आप कोई एनालिसिस की प्रेजेंटेशन जाए किसी भी जगह पे, ये नॉर्म बात है, आप सब कुछ अपने शोल्डर्स पर नहीं रखते। आपने सिर्फ ये बोल के बात खत्म करी प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, आप फंस जाएंगे। आप कहेंगे हावर, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि मार्केट से इंफॉर्मेशन है। आप यहां पे बताएंगे ना हावर के बाद all the above calculation is based on is subject to above uncertainties like inflation may change, tax rate may change, that professionalism। ये छोटी सी बात बताइए आप अपने ऊपर रखेंगे, यानी कि आप उस डेटा को डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्रिटिक भी कर रहे हैं। आप कहेंगे इट्स बेटर टू एनालाइज फर्दर मोर वेज, फॉर एग्जांपल सेंसिटिविटी एनालिसिस। इट्स बेटर टू, इस वक्त पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मैं बोलूंगा इट्स बेटर टू, हम बोल रहे हैं यार इट्स बेटर टू वे एनालाइज कि इधर द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल बी मेड इधर शेयर और बल्ला। भूत तो मुश्किल है, मतलब अंदर ही बैठे हैं, वो तो नहीं आ सकता दोबारा। सो द पॉइंट इज दैट के दो में से एक, दोनों के मैनिफेस्टो अलग है। ओ भाई ये तो हम मजाकतन यहाँ बात कर रहे हैं ना। अब एक काम करना, नेक्स्ट ईयर यूएस इलेक्शन है ना, तुम आराम से देखना टेलीविजन शोज आएंगे जिसमें जो प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है ना वो आके अपना मैनिफेस्टो जो है ना पब्लिक के सामने और ऑडियंस को टेलीविजन प्रोग्राम में प्रेजेंट करता है। वहां पे इन्वेस्टर कम्युनिटी बैठी होती है, वो बैठ के नोटिस कर रही होती है कि नेक्स्ट 4 इयर्स में अगर डिप्लोमेट्स आएंगे और उनके चांसेस होंगे तो उसके लिए हमारा बिजनेस प्लान क्या होना चाहिए, और अगर सेकंड पार्टी लीड करेगी तो फिर क्या होगा, आपके रिपब्लिकन होंगे तो क्या होगा। ये पूरा वर्कआउट होता है। तो खैर ये बात तो कहीं और है पॉलिटिकल, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि हाँ हमें अपनी थ्योरी हो या कैलकुलेशन हो उसमें प्रोफेशनल स्किल मार्क्स को इनकॉर्पोरेट करना। इसके 2 तरीके हैं, आखिरी के 1 हफ्ते या ओवर द पीरियड, ये आपके ऊपर, हम तो बता देंगे आपको और हम कराते ही रहेंगे। अब आपकी मर्जी, आप प्रैक्टिस उस तरीके से करें या ना करें। वैसे नॉर्मली व्हाट्सएप के जितने ग्रुप्स हैं पब्लिक इंटरेस्ट शो करती नहीं है इसमें। हमारे क्लासरूम का तो छोड़ रहे टीएस वाले, बाकियों की बात बता रहा हूं, तो आखिर में देख लेंगे, देख लेना भाई आखिर में। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं तो पहले दिन ही बता रहा हूँ और मैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग लेके चलूंगा। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स इट्स अ पार्ट, अब तो एटीएक्स के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो गया। एटीएक्स 20% उन्होंने डिले किया, ये पहले तो 3 सब्जेक्ट्स में तो पहले ही कर दिया था मैं। इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट बट इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप इसको इनकॉर्पोरेट कैसे कर। इधर चाहिए आपका स्किल, तो एक्चुअली यू हैव टू अटेम्प्ट 80 मार्क्स। बेकिंग ऑफ द केक इज अबाउट 80 मार्क्स, आइसिंग ऑन द केक 20 मार्क्स, दैट्स द पॉइंट। सेक्शन ए 50 मार्क्स होगा, तो 40 मार्क्स ये पहले से पता है, 40 मार्क्स टेक्निकल होंगे और 10 प्रोफेशनल मार्क्स। 50 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 प्रोफेशनल मार्क्स। सेक्शन बी में 50 मार्क्स, उसमें टेक्निकल मार्क्स 20 होंगे और 5 मार्क्स, यानी कि ये हम पेपर ओपन करेंगे ना तो उसके अंदर हमें पता होगा कि भाई 50 मार्क्स क्वेश्चन में 10 मार्क्स
प्रोफेशनल मार्क्स है, और सेक्शन बी के अंदर 5 मार्क्स जो है ना प्रोफेशनल मार्क्स। हैंडल कैसे करना है हम आपको बताएंगे। बिलीव मी इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। अच्छा, ये 20 प्रोफेशनल मार्क्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोफेशनल मार्क्स में 4 चीजें हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स, एग्जामिनर ने बताया। नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 analysis and evaluation, number 3 skepticism, number 4 commercial acumen। बेटा सेक्शन ए के अंदर चारों एग्जामिन होते हैं, और 4 components will examine with all 4 things। लेकिन सेक्शन बी के अंदर सिर्फ ये 3 एग्जामिन होंगे। ये जो कम्युनिकेशन है ना, बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू मेक रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2, 3 रिपोर्ट राइटिंग नहीं। तो रिपोर्ट राइटिंग नहीं है तो उसका कम्युनिकेशन का मार्क्स भी नहीं आएगा। व्हाट इनसाइड दीज थिंग्स। ब्रेक ले लें अभी, फिर मैं थोड़ी बहुत बात बताता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, नमाज पढ़ लें, नमाज का टाइम, मुसलमान नमाज नहीं छोड़ता। नमाज पढ़ें और फिर उसके बाद बात करेंगे। नेक्स्ट 20 मिनट का ब्रेक है। हाँ तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स जो हमारे पास 20 प्रोफेशनल स्किल मार्क्स हैं, इसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्रोफेशनल स्किल मार्क्स एक्चुअली इंटीग्रेट विद द टेक्निकल मार्क्स। और अगली बात ये कि मार्क्स आर नॉट नेसेसरली एलोकेटेड विद द इवनली मैनर। मतलब ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि अगर प्रोफेशनल स्किल मार्क्स 20 मार्क्स है तो डिवाइड बाय 4। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, लेकिन ये किस तरीके से होगा हम आगे बात करेंगे इस पे। अच्छा, ये देखिए, मैं एक सैंपल एग्जाम क्वेश्चन यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए कि सैंपल एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। एफएम नहीं, टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट थोड़ी देर पास करो। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉरी ये देखें क्लास, जैसे ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एएफएम मार्च जून 23, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड सारे एग्जिबिट्स होंगे, ये मेन स्क्रीन है। मैं इस वक्त ये पूरे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, पार्ट बी में रिपोर्ट है, मैं भी रीड नहीं कर रहा, ये रिपोर्ट राइटिंग और सारी चीजें। अब आप गौर से देखिए, जब रिक्वायरमेंट आप पढ़ेंगे तो ये सब टेक्निकल मार्क्स हैं। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 11 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स। और ये देखो यहां पर
Professional marks will be awarded for the demonstration of skills in communication, analysis, evaluation, skepticism and commercial acumen. कितने मार्क्स? 10 मार्क्स. तो उसका मतलब है ये सारे प्रोफेशनल मार्क्स आपको इसमें इंटीग्रेट करना होगा. ऐसे अगर आप मिसाल के तौर पे 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये होगा 20 मार्क्स. और ये जो 5 मार्क्स है ये प्रोफेशनल मार्क्स. प्रोफेशनल मार्क्स फॉर द एनालिसिस, इवैल्यूएशन, स्केप्टिसिज्म एंड कमर्शियल अक्यूमेंट, वो इसके साथ इंटीग्रेट. दैट इज द पॉइंट. Is this clear? So that is how the question will examine. मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिन होंगे ये मैंने आपको बताया. ठीक है ना. तो एक क्वेश्चन पेपर ऐसे देख लिया हमने. अब आगे चलते हैं. स्टडी अप्रोच. पहली बात तो ये, आपने घबराना नहीं है जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूं. यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस विद द रिवीजन किट रादर देन द पास एग्जाम क्वेश्चंस. आपकी रिवीजन किट जो है वो सितंबर 18 एएफएम के एग्जाम से लेकर मार्च जून 23 तो नहीं, अब तो और एक पेपर भी आ जाएगा क्योंकि सितंबर दिसंबर का एक डेमोन्स्ट्रेशन पेपर अवेलेबल हो जाएगा. बस यही है, बस ये पास. बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करूं. आपकी मर्जी, आप रिवीजन किट करें लेकिन कोई फायदा नहीं. वैसे ही परचेज तो तुम लोग करते ही नहीं, चोरी करते हो. चोरी होता है जो पीडीएफ से दे आता है. मतलब गलत तो नहीं कह रहा ना. अच्छा सही है, अरेंज कर दे. ओह वेरी गुड. नहीं करनी, वो भी पायरेटेड. खैर बार रिवीजन किट की रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं नहीं समझता रिवीजन किट. क्यों? क्योंकि रिवीजन किट से स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर रहा होता है वो मैनुअल कर रहा होता है. और एक बात बता दूं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और आप स्टडी अप से करें, जरूरत नहीं है. वो मैनुअल प्रैक्टिस होगी जो आप करेंगे. ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान ना हो. कहते तो रहो, घबराना नहीं है आपको. ये देखिए मैं आपको बता दूं, आपको ये फोल्डर जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगा. अभी मार्च 24 का फोल्डर हो जाएगा, जैसे सितंबर 23 में ये फोल्डर अवेलेबल हो जाएगा आपके पास. इन फोल्डर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से एक फोल्डर जो है वो पास एग्जाम पेपर्स भी होंगे. ये रहे, ये देखो. इस फोल्डर का नाम है एएफएम पास पेपर पीडीएफ. जहां एग्जाम स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन नहीं होंगे, ये फोल्डर आपको अवेलेबल हो जाएगा. ये पास पेपर के क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चन भी हैं और आंसर्स भी हैं. ये फोल्डर अवेलेबल होगा. तो मैं नहीं सजेस्ट करता स्टूडेंट को पास एग्जाम्स, क्योंकि सॉरी रिवीजन किट्स. पास एग्जाम्स करें सीबी फॉर्मेट. दैट्स ऑल. वो लिस्ट पूरी अभी मेंशन है. पासिंग रेट सितंबर का भी अवेलेबल है ना, वो भी अच्छा है इनका. तो अच्छा है पासिंग रेट. मतलब मैं कह सकता हूं ये 41 है, 47 है. सो द पॉइंट इज दैट कि आप कह सकते हैं कि आपका जो पासिंग रेट है ना वो ये है समथिंग दैट्स 41-42%. अगर एवरेज वर्कआउट करें तो ये 42% है. इट्स अ गुड पासिंग रेट. ठीक है ना. इसमें ये आपका हाईएस्ट मोटिवेशन होना चाहिए. अच्छा, क्या अप्रोच होनी चाहिए एएफएम को स्टडी करने का ना. सो अप्रोच क्या होना चाहिए, सुने. पहली बात तो ये कि देखिए बिजनेस स्टडीज के अंदर कैलकुलेशन के साथ दो सब्जेक्ट्स होते हैं, दो तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे आप पढ़ते हैं रेशोज एंड एनालिसिस, वेरिएंस एंड इंटरप्रिटेशन.
दैट इज समथिंग अबाउट कैलकुलेशन बेस्ड थ्योरी। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ना रिवर्स है, ये थ्योरी बेस्ड कैलकुलेशन है, यानी कि सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है जिसमें टारगेट है मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, उसके अंदर जो कैलकुलेशन मिल जाए वो गनीमत है। सो दिस इज द थ्योरेटिकल बेस्ड कैलकुलेशन, दिस शुड बी द अप्रोच। एक अलग बात है हम कैलकुलेशन से वर्किंग स्टार्ट करेंगे थोड़ा दिल लगाने के लिए, लेकिन ये थ्योरेटिकल बेस्ड कैलकुलेशन पेपर है, नंबर 1। नंबर 2, आपको 55 to 60% जो है ना वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे काम करना होगा। दैट्स अ की पॉइंट, ठीक है ना। PSM प्रोफेशनल स्किल मार्क्स इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। उसके बाद देखिए, आपको पता है अच्छी तरीके से ACCA की स्टडीज में ना अब सेलेक्टेड स्टडीज नहीं होती, आपको कंप्लीट सिलेबस एरिया क्या करना पड़ेगा, कवरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आपको जब आप पास पेपर का प्रैक्टिस करें उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि क्वालिटी प्रैक्टिस करें। क्वालिटी का मतलब ये हो, एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है एग्जाम सिमुलेशन, दोनों में फर्क है। अगर मैंने आपसे बोला है कि आप 25 मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। नंबर 1 CB फॉर्मेट ओपन करें, नंबर 2 मोबाइल फोन स्विच कर दें, स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन। नंबर 3 टाइमर फिक्स कर दें फॉर 25 मार्क्स क्वेश्चन, जो भी टाइम एलोकेटेड होगा 15 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसके अंदर प्रोफेशनल थ्योरेटिकल मार्क्स भी करें और प्रोफेशनल मार्क्स, दोनों, बोथ। दैट्स अ की पॉइंट। और फिर आप देखें कि वो आफ्टर द 50 मिनट्स या जो भी एलोकेटेड टाइम है उसके बाद आप किस जगह पे पहुंचे। अगर आपने 100% क्वेश्चन कर लिया दैट्स गुड, नहीं किया पहले कंप्लीट करें फिर अपने आंसर को मैच करें। मेरे नजदीक जो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ये है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्वेश्चंस को एग्जाम सिमुलेट कर, असाइनमेंट्स है की कंपोनेंट, असाइनमेंट्स है की कंपोनेंट। नेक्स्ट, नो गैस वर्क, फजूल बात कोई नहीं। पिछले सेमेस्टर में या इस सेमेस्टर हुआ है, तुम सबको पता है कि मॉर्निंग शिफ्ट आफ्टरनून शिफ्ट पेपर में तो शफलिंग होती है, तो खत्म हो गई बात। इसका मतलब है अगर AFM के 3 क्वेश्चंस होते हैं तो ACCA ने 3 क्वेश्चन डिजाइन नहीं किए होंगे, बेयर मिनिमम 4 से 5 किए होंगे और वो शफल कर रहा होगा, तो कोई गैस वर्क नहीं, फजूल बात। सो देखें, एक बात याद रखिएगा, खास तौर पे वो लोग जो फर्स्ट प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स पे कर रहे हैं, देखो बेटा, एक होता है नॉलेज और एक होता है एप्लीकेशन। यानी कि नॉलेज का मतलब है कि आपने समथिंग टू ड्राफ्ट द आंसर अबाउट द टॉपिक। एप्लीकेशन का मतलब है कनेक्ट दैट पर्टिकुलर नॉलेज विद द केस। तो कलेक्ट द नॉलेज दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन के बगैर नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं, एप्लीकेशन के बगैर नहीं हो सकता है। एप्लीकेशन इज मस्ट, लाजमी तौर पे एप्लीकेशन होनी चाहिए। आप मार्क्स अवेल नहीं कर सकते अगर आप एप्लीकेशन नहीं करें। उसके बाद नेक्स्ट है, ये देखो, ये लिस्ट है पूरी, ये है रिवीजन कट आपकी, दिस इज द रिवीजन कट। सो इधर 11 क्वेश्चन है, इधर 6 क्वेश्चन है, ओवरऑल यही रिवीजन कट। इसके अंदर ये देखो मैंने लिखा हुआ है CB प्रैक्टिस पे, यानी कि ACCA प्लेटफॉर्म पे ये 11 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब तो 12 भी मिल सकते हैं क्योंकि सितंबर दिसंबर आ जाएगा बेटा, और फिर इसमें ऐड हो जाएगा एक मॉक, तो 13 पेपर्स हो गए, ठीक है। और 13 प्लस ये जो पेपर्स है ना, ये PDF फॉर्मेट में, जो मैं फोल्डर दिखा रहा था, ये एग्जाम फॉर्मेट में नहीं है,
तो बेटा अगर मैं कहूं ये 11, 12, 13 और 6, 19, चलो मैं एक और पेपर पे ऐड कर दूंगा 20 पेपर्स मल्टीप्लाई बाय 360 क्वेश्चंस। रिवीजन किट भी इतनी होती है यार। इससे पहले के पेपर करना मैं हूं ना, ये रहे वो रखे हुए। दिल चाह रहा रिवीजन किट खरीदने का खरीद लेना, इसके अलावा अगर करना है। क्योंकि होता है जब आप रिवीजन किट बाय करते हैं तो आप अवॉइड करते हैं फिर किसको, कंप्यूटर बेस को। कंप्यूटर बेस्ड पेपर के अंदर सोल्यूशन कहां मिलेंगे, आप परेशान ना हो, मैं आपको बता दूंगा सोल्यूशंस कहां मिलते हैं, उधर ही मिल जाएंगे सेल्फ वॉक पे जाकर। ठीक है, सब अवेलेबल हो जाएगा। सिस्टम पे काम करें, सिस्टम पे पेपर देना है, सिस्टम पे पैसे पे किए हैं, सिस्टम पे प्रैक्टिस करें, खत्म हो गया। इसको छोड़ दें अभी, ये भाषण है, ये ऐसे वालों के पता है सबको। आप 2023 में 2 मरतबा AFM पढ़ाए, दोनों मरतबा जो है पोजीशन तबानीस की है, बिलाल की और क्या नाम था, कमल की। यार वो वीडियो बना देना इस पे यार, बट प्रोफेशनल। बाकी मोटिवेशन बताए ना, नहीं तो कर देता हूँ, फोटोशॉप नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने गौर से, अब जो है ना यार काम स्टार्ट कर, वर्किंग स्टार्ट कर। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। हाँ भाई क्या मतलब है आपका कहने का, कोई रह तो नहीं गया? तो व्हाट्सएप बना दिया, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप में भाई मेक श्योर करें कि सब नंबर सही है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जरूरी है। अच्छा बस 5 मिनट वेट कर रहे हैं। अच्छा बेटा ये सुनेगा बात गौर से, ये कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, इस तरह से फोल्डर मिलेगा आपको पूरा, इसमें सारी चीजें होंगी 1 बाय 1। जैसे फॉर एग्जांपल मेन फोल्डर ये ओरिएंटेशन का होगा, तो ओरिएंटेशन में कुछ चीजें होंगी, ये मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये 1 बाय 1 कुछ चीजें बता दे रहा हूं। पहली बात तो ये कि अगर आपको पढ़ना शुरू करना है ना, या ऐसी जनरल बात है, तो एक प्रोफेशनल स्किल मार्क्स का एक डॉक्यूमेंट है, ये रीड कर सकते हैं, अभी ना भी करे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट है इसमें। फिर ये देखो ये क्वेश्चन ग्रिड है, ये क्वेश्चन ग्रिड है, ये क्वेश्चन ग्रिड जो पास पेपर्स के हैं ना सारे, ये टॉपिक वाइज है, टॉपिकल। ये रिवीजन ग्रिड का मैट्रिक्स भी बना हुआ है। ऐसी मैंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं बोल दी, तो आपने घबराना नहीं, रिवीजन ग्रिड ना करें, सब कुछ अवेलेबल है, स्ट्रक्चर। आपने क्या करना है, पढ़ना है। ये देखिए कुछ फॉर्मूला शीट वगैरह भी है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ना इसके अंदर, ये मेंशन है। अच्छा फिर एक और बात है कि इधर तो मेरी बात सुने, आपके एग्जाम के अंदर हो सकता है 2 फॉर्मूले शीट्स हो, या मैं कहूं 2 स्प्रेडशीट्स हो। एक टॉपिक है जिसका नाम है बीसॉप, ब्लैक-शॉस ऑप्शन प्राइसिंग, उसका एक कैलकुलेटर होता है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट वैल्यूज आइडेंटिफाई होते हैं, लॉक्ड होते हैं सेल्स और वैल्यूज आइडेंटिफाई हो जाती है। अगर क्वेश्चन में एग्जामिन होगा तो वो स्प्रेडशीट लॉक्ड सेल के साथ अवेलेबल होगी, ठीक है। उसके बारे में भी यहां पर एक शीट मैंने मेंशन की है, लेकिन मैं अपने टाइम से बताता रहूंगा, ठीक है ना। उसके बाद AFM के टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स के फोल्डर्स बने हुए हैं, ये फोल्डर्स में ना डॉक्यूमेंट्स ऐड होते रहेंगे, तो पिछले सेमेस्टर का है, ऐसे इसी तरीके से ऐड होते रहेंगे। तो ये फोल्डर आपको मिला करे
मेरा क्या होगा, लिंक होगा, लिंक में व्हाट्सएप के ग्रुप में कोई भी जो है ना डील आप कर देना, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगा, वो लिंक अवेलेबल होगा और वो हर क्लास के बाद अपडेट होता रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस तरह से लेके चलना है। अच्छा, आज की क्लास का लास्ट एक पॉइंट बता रहा हूं, देखो एक बात ध्यान में रखना, मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि बगैर क्विक रिवीजन के, एक ब्रशिंग के एएफएम स्टार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये टू वे वर्किंग है। टू वे का मतलब ये कि अगर मैं आपको बताऊंगा ना, मतलब कराऊंगा पूरी वर्किंग, एक रिकॉल करा दिया मैंने, सो जो अदर पार्ट है आपका उसमें क्या है, आपने भी काम करना है। यानी कि पहला पॉइंट मैं जो कहना चाह रहा हूं ये कि कल की क्लास से पहले आपने एक बेसिक क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का अटेंड करना। अच्छा, जो लोग ऑन कैंपस बैठे हुए हैं ये हार्ड कॉपी में शेयर कर रहा हूं, और जो ऑनलाइन है वो कल उनको ये अवेलेबल हो जाएगा, नहीं सॉरी कल नहीं, अभी लिंक अवेलेबल हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ में, मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा अभी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, ये आपने घर से करके आना है। क्या करना है? घर से करके आना है। कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं। पहला टॉपिक है एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इसमें ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका नाम है ब्रिजफोर्ड, ये F9 की कैलिपर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आवाज नहीं आई मुझे, वरना ऐसा जवाब देता ना। कल 11 से 1:30 क्लास है और हम कल स्केजुअल पे बात करेंगे, आज नहीं कर सकते, स्केजुअल पे बात कल होगी। कल क्लास है 11 to 1:30 और उसमें हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्लास खत्म नहीं हुई है, 1 मिनट रुक जाए, पहले हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट होने दें। जी, क्लासेस का स्केड्यूल कल इंशाल्लाह फाइनलाइज होगा। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से ना, उसके अकॉर्डिंगली अच्छा, एक काम कर लीजिएगा, बताने की जरूरत तो नहीं होगी बेटा, इस हैंडआउट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ परेशान हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, मेरी बात सुने जरा गौर से बच्चों, ये एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चंस हैं जो हमें करना है क्लास में, कुछ सीबी फॉर्मेट में, कुछ यहां पर रहने दिए। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहां से, रिवीजन ऑफ एनपीवी। हमारा सीक्वेंस क्या होगा आपको पहले बता दूं, रिवीजन ऑफ एनपीवी से स्टार्ट करेंगे और हमें पहुंचना है वेरी क्विकली द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ एएफएम, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। क्या नाम है? एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू से पहले 2 रिवीजन कर रहे हैं। नंबर 1 एनपीवी, नंबर 2 वैक, क्योंकि हम एपीवी पे एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू पे उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक कि हम एनपीवी का क्विक रिवीजन ना कर रहे। दैट इज द पॉइंट। पहला रिवीजन एनपीवी, वैक मैं खुद रिव्यू कराऊंगा, फिर आपसे सवाल करवाऊंगा। कल सुबह 11 बजे मिलेंगे। यह भी हैंडआउट आपको
व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक चीज जी कंफर्म करनी थी, आपकी जो वर्किंग डेज पे क्लास होती है वो शाम को ही होती है? जी जी परेशान वीकेंड और शाम मैं अवेलेबल ही नहीं हो सकता दिन में। और वैसे भी प्रोफेशनल लेवल की जितनी क्लासेस दवानेज में वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो लोग वर्किंग होते हैं, हम अज्यूम करते हैं सब लोग वर्किंग। आइडियली वीकडेज में कितनी क्लासें होंगी? कल एग्जैक्टली जी जी से बात करनी आ रहा हूँ।